कैसे हो गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। और ये स्वॉलो स्टार सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लू फैंग और जू जिन वो एक वास्ट स्पेस के अंदर खड़े थे, जहाँ पे उन्हें काफ़ी सारी मैसिव सेलेस्टियल बॉडीज़ देखने के लिए मिल सकती थी, जो कि रेड कलर के अंदर ग्लो कर रही थी। लू फैंग उस रेड कलर की बॉडी को देखते हुए कहता है कि ये जो जिंजैटिक रेड स्टार है ये एक न्यू बॉर्न स्टार है। लू फेंग कहता है कि जिस वक्त जो ओरिजिनल यूनिवर्स है वो अपनी फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंचेगा, उसके बाद ये जो स्टार है ये रैपिडली काफ़ी सारे चेंजेस दिखाना शुरू कर देगा और ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मैच्योर होना शुरू हो जाएगा। यही यहाँ पे जूजिन भी देखने के लिए मिल सकती थी। जूजिन कहती है कि तुम ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को पहले भी मेंशन कर सके हो कि ये जो स्टार है, जो हमारा ओरिजिनल यूनिवर्स है, वो ऑलरेडी अपने फाइनल स्टेज के ऊपर आ चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एनर्जीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है अपने लाइफ फॉर्म के अंदर। एंड जल्दी एक दिन ऐसा आएगा कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उन वो सारे के सारे एक तरीके से इन सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर ऑब्जर्व हो जाएंगे और कुछ इसी तरीके से हमारे अर्थ का भी एंड हो जाएगा। लू फेंग कहता है कि अभी जब अर्थ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा तो हमें जल्दी जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को एक न्यू स्टार के ऊपर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन तभी लू फेंग कहता है कि मैंने एक प्लान बनाया। मेरे एक फाइनल डिसीजन के साथ फाइनली मैंने सोचा है कि ये जो अर्थ है मैं इसे अपने मिनीचर यूनिवर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दूँ और मैं अपने मिनीचर यूनिवर्स के अंदर एक अलग सी स्पेशल एरिया कुछ इस तरीके से क्रिएट करूँगा जहाँ पे एक अलग सा इन्वायरमेंट होगा, वहाँ पे एक अलग सा सोलर सिस्टम होगा जिसके अंदर ये जो अर्थ है ये वहाँ पे पहले की तरह वापस से जैसा है वैसा ही तरीके से रह पाएगा। एंड इसी के बाद जो जूजिन और लू फेंग होता है वो कुछ अपनी पुरानी यादों के बारे में बात करता है। उन सभी लोगों को अपनी उन सारी पास्ट मेमोरीज़ की याद आ रही थी जो भी उन्होंने अर्थ के अंदर बिताई थी। जैसे कि जब सबसे पहले वो मिले थे तब वो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे, वो हेडक्वार्टर्स के अंदर रहा करते थे। एंड तब से लेके अब तक, मतलब जब अर्थ फाइनली तबाह होने वाला है वो टाइम आ चुका है और अब तक वो ज़िंदा है। वही जूजिन और लू फेंग वो दोनों इस खूबसूरत नज़ारे को देख रहे थे। लेकिन तभी जो जूजिन होती है वो एक सर्टन डायरेक्शन की तरफ देखती है और उसके फेस के ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूजन देखने के लिए मिल सकती थी। लू फेंग उससे पूछता है क्या हुआ, तभी जूजिन कहती कि वहाँ से कोई आ रहा है। जब लू फेंग उस डायरेक्शन के अंदर देखता है तो उसे देखने के लिए मिलता है एक यूनिवर्स मास्टर है जो कि काफ़ी सारे कलरफुल रॉब पहने हुए आ रहा है और साथ ही साथ उसकी दोनों के दोनों आँखें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चमक रही थी। एक्चुअल में ये जो यूनिवर्स मास्टर था ये एक बीस्ट गॉड था जो कि एंसेस्टर गॉड स्कूल से आया था। वो लू फेंग के सामने आता है और सर झुकाते हुए उसे सबसे पहले ग्रीट करता है और फिर वो कहता है कि मैं यहाँ पे एंसेस्टर गॉड के आदेश के ऊपर ही आया हूँ। शायद से आपको 3 एंसेस्टर गॉड ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया होगा। जो ओरिजिनल यूनिवर्स है वो ऑलरेडी आज से 3 साल के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो अभी फाइनल आपका ये जो 3 साल का पीरियड है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको ये जो आखिरी 3 साल है ये 3 साल पूरे होने से पहले एंसेस्टर गॉड पैलेस लौटना पड़ेगा और वहाँ पे जाने के बाद फिर आपको जो भी आपका पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन है वो सारा आपको वहीं पे देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ वो जो पर्सन होता है वो वहाँ से चला जाता है। ये सारी चीज़ें कहने के बाद जो लू फेंग होता है वो जूजिन की तरफ देखता है। जूजिन लू फेंग की तरफ देखते हुए कहती है कि बस 3 साल बचे हैं। लू फेंग भी हाँ के अंदर मुंडे हिला देता है और इसी के बाद वो एक दूसरे की तरफ देखता है और फिर वापस से उस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ़ उठाने लग जाता है। वही जूजिन के आंखों के अंदर भी हम लोगों को थोड़ी सी टेंशन देखने के लिए मिलती रही थी, क्योंकि डेफिनेटली उसको पता था कि जो लू फेंग है वो आज से 3 साल के बाद अपने रिकॉग्निशन यानी कि वो अपना ब्रेक थ्रू करने जा रहा है और ब्रेक थ्रू के वक्त उसे अपना ट्रांसेंड इनकॉग्निशन करना पड़ेगा। और जो ट्रांसेंड इनकॉग्निशन ये कितना खतरनाक है, क्या लू फेंग इसे सक्सेसफुली कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इन सब चीज़ों की वजह से डेफिनेटली जो जूजिन थी वो भी थोड़ी बहुत टेंशन के अंदर थी। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को कुछ और लोग देखने के लिए मिलता है। हम लोगों को 2 यंग लोग देखने के लिए मिल सकते थे एक स्पेसशिप के अंदर जो कि स्टार ट्रैवलर्स थे। ये लोग जब आपस में बात कर रहे थे वो लोग कहते हैं कि आई रियली विश कि काश कि मैं अपने साथ अपने कुछ और दोस्तों को लेके जा पाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग बस अपने साथ 10 ही लोगों को लेके जा सकते हैं। तभी उसका जो दूसरा दोस्त होता है वो कहता है बकवास करना बंद करो, हम स्पेशल लोग हैं इसलिए हम अपने साथ 10 लोगों को लेके जा पा रहे हैं, वरना जो बाकी के लोग हैं वो लोग तो किसी को नहीं लेके जा सकते और इवन उन लोगों को वहीं पे मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। एक्चुअली गाइस ये सारे के सारे लोग मिल्की वे किंगडम के अंदर जा रहे थे और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड टैलेंट थे जिनको अलग अलग जगहों से एक्सेप्ट किया गया था कि लू फेंग के जो मिल्की वे था उसके मिल्की वे लैंड के अंदर कुछ स्पेशल लोग भी रहते थे। तो ये जो एक्सेप्टेड टैलेंट से ये लोग बस अपनी फैमिलीज़ यानी कि 10-10 लोगों को अपने साथ लेके जा सकते थे।
और एक बात ये भी थी कि जो लू फैंग का भी जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो भले ही कितना भी ज़्यादा बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी भी एक साइज़ है, एक पर्टिकुलर साइज़, और उससे ज़्यादा वो लोगों को नहीं भर सकता। इसलिए कुछ लोगों का सफाया होना तो ज़रूरी है। आखिर पूरा का पूरा अर्थ या फिर पूरा का पूरा यूनिवर्स तबाह होने जा रहा है, तो कुछ लोग तो मरेंगे ही गाइस, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जितने लोग हो सके उतने लोगों को ऑलरेडी लू फैंग ने अपने मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर ले लिया था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिलता है उसी के मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर, जहाँ पे काफ़ी सारे 9 सेक्टर माउंटेन्स देखने के लिए मिल सकते थे, काफ़ी सारे पानी, झरने वगैरह, और एक सुंदर सा नज़ारा देखने के लिए मिलता है। आसमान के अंदर काफ़ी सारे बर्ड्स और काफ़ी सारे बीस्ट थे। एक ब्यूटीफुल से प्लेस के ऊपर जो लू फैंग था वो आराम से बैठ के कल्टिवेट कर रहा था, और साथ ही साथ लू फैंग के साथ साथ वहाँ पे हम लोग को एक और पर्सन देखने के लिए मिल सकता था, जो और कोई नहीं मोरूशा था। मोरूशा ने इस वक्त अपना रूप चेंज करके रखा था, और मेनली जो मोरूशा था वो इस जगह को पूरी तरीके से गार्ड करता था। जब लू फैंग यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रहा था, तभी लू फैंग सडनली एक सडन डायरेक्शन के अंदर देखता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग उसके करीब आ रहे हैं, लगभग 1000 फिगर्स जो कि उसके करीब आते हैं, और इनके अंदर कुछ उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ और काफ़ी सारे लोग थे। ये सारे के सारे लू फैंग की तरफ आते हैं, और फिर ये सब लोग लू फैंग को एक साथ ग्रीट करते हैं। गाइस वैसे तो यहाँ पे कुल मिला के 3000 से भी ज़्यादा ऑड फिगर्स देखने के लिए मिल सकते थे, लेकिन जो ह्यूमंस के अंदर कुल मिला के 1222 यूनिवर्स मास्टर है। और इस वक्त ये जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था एक मिनिएचर यूनिवर्स से दूसरे मिनिएचर यूनिवर्स या फिर अर्थ से किसी और जगह पे, तो इस रिलोकेशन के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। काफ़ी सारे लोग अपने अपने मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर लोगों को भरते जा रहे थे। वही लू फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स की स्पेस सबसे ज़्यादा थी, तो डेफिनेटली लू फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूनिवर्स मास्टर को चूज़ किया गया था। लू फैंग इन सब लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि फाइनली तुम सब आ गए, तो चलो अभी हमें अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, जैसा हमने बनाया था। जितने भी यूनिवर्स मास्टर्स थे वो सारे के सारे हाँ एंसेस्टर के रूप के अंदर हाँ आंसर देते हैं। इसी के साथ वो सारे के सारे लोग फाइनली टेलीपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वही जो लू होता है वो लू फैंग के करीब आता है, वो उसे कहता है कि फादर आप फाइनली कुछ टाइम के बाद एंसेस्टर बन जाओगे। इन फ्यूचर जैसे जैसे जो ह्यूमंस है ये मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी अलग अलग जनरेशन्स आएंगी, और जब आप जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर लोगे उसके बाद ये जो मिल्की वे होली लैंड है ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और इसके अंदर जितने भी ह्यूमंस है वो और ज़्यादा तेज़ी से रीजनरेट करने लग जाएंगे और मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे, और कुछ टाइम के बाद फाइनली आप एक एंसेस्टर बन जाओगे। वैसे तो लू फैंग अभी भी एंसेस्टर ही था, लेकिन जनरली एंसेस्टर बस उन्हीं लोगों को कहा जाता था जो कि ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल के ऊपर होते थे, मतलब जिन्होंने ट्रांसेंड इनकाग्निशन किया था, जैसे ईस्ट टेम्पल होली लैंड और पर्पल मून होली लैंड। और साथ ही साथ इन लोगों के मिनिएचर यूनिवर्स को भी होली लैंड का दर्जा दे दिया जाता है, क्योंकि इनका जो मिनिएचर यूनिवर्स होता है वो हमेशा हमेशा कहता है इटर्नल हो जाता है। और क्योंकि जो लू फैंग और टीचर ओरिजिन थे ये जल्दी अपना ब्रेक थ्रू करने वाले थे, इसलिए इन्हें अभी से ही मिल्की वे एंसेस्टर और टीचर ओरिजिन एंसेस्टर नामों से पुकारने लग गए थे सबके सब लोग। जो लू फैंग होता है वो कहता है मनी मन कि जब मैं इटर्नल ट्रू गॉड बन जाऊंगा उसके बाद मेरा जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद मेरे मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर काफ़ी सारे ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर ब्रेड हो पाएंगे। गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि कोई पर्सन अगर ट्रू गॉड लेवल के ऊपर है तो उसके मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर बस यूनिवर्स मास्टर तक की जो वॉरियर्स है वो पैदा हो सकते हैं या फिर ब्रेड हो सकते हैं एक तरीके से। बट जब लू फैंग इटर्नल ट्रू गॉड बन जाएगा उसके बाद वो आराम से काफ़ी सारे ट्रू गॉड्स को अपने मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर रख सकता है। और गाइस जब ट्रू गॉड पैदा होते हैं तो डेफिनेटली जो मेन पर्सन होता है, जो एंसेस्टर होता है, उनको इन ट्रू गॉड्स को थोड़ा बहुत अपने अंदर से जो लाइफ इम्प्रिंट वगैरह जो भी होता है वो सारी चीज़ें थोड़ी सी देनी पड़ती है, लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील। जब तक लू फैंग इटर्नल ट्रू गॉड बनेगा तो वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका होगा। वैसे तो गाइस जो ट्रू गॉड्स होते हैं उनका अलग सा मिनिएचर यूनिवर्स होता है, लेकिन बेसिकली जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ईस्ट टेम्पल होली लैंड और जो पर्पल मून होली लैंड है उनके भी जो एंसेस्टर है उनके खुद के पर्पल मून होली लैंड के अंदर आप लोगों को काफ़ी सारे ट्रू गॉड देखने के लिए मिल रहे हो। तो क्या आपने कभी सोचा कि उन लोगों के मिनिएचर यूनिवर्स कहाँ रहते हैं अगर वो पर्पल मून होली लैंड के अंदर रह रहे हैं? गाइस उन लोगों के जो मिनिएचर यूनिवर्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती है वो उसी पर्पल मून होली लैंड के अंदर ही होती है, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उसके अंदर काफ़ी सारी स्पेसेस इन लोगों के अंदर बढ़ जाती है। लेकिन लू फैंग को इन सब चीज़ों की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो सोचता था कि ऑलरेडी जब वो एक ट्रू गॉड था तभी उसका जो मिनिएचर यूनिवर्स था वो इतना ज़्यादा बड़ा है, तो जब वो इटर्नल ट्रू गॉड बनेगा तो डेफिनेटली उसका जो मिनिएचर यूनिवर्स का साइज़ है वो काफ़ी गुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और फिर कोई भी ट्रू गॉड बने या फिर जो भी बने उनके साथ स्पेस शेयर करने के लिए भी लू फैंग को कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ इसी तरीके से गाइस जो वर्ल्ड ऑफ जिन भी है वो भी एक मिनीचर यूनिवर्स है जिसे किसी इटर्नल ट्रू गॉड ने ब्रेड किया होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि फाइनली एंसेस्टर गॉड पैलेस पहुंच जाता है। जब लू फैंग एंसेस्टर गॉड पैलेस पहुंचता है तो बस कुछ 1 महीना बचा था पूरी की पूरे एक्सटर्मिनेशन के प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए। वो जो 3 एंसेस्टर गॉड होता है वो लू फैंग की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है फाइनली तुम यहाँ पे आ गए, और अगर तुम यहाँ पे आ चुके हो तो शायद से हमारा भी मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी हम लोगों को यहाँ से जाना होगा और तुम यहाँ पे रुक सकते हो। और इन 3 एंसेस्टर गॉड के जाने के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है पूरे के पूरे एंसेस्टर गॉड पैलेस या फिर एंसेस्टर गॉड सीक्रेट रीजन के अंदर एक सिंगल बीइंग भी नहीं था। वो सारे के सारे ऑलरेडी यहाँ से जा चुके थे। एंड इन सब चीज़ों के अलावा ये जो चीज़ यहाँ पे आई थी, मतलब ये जो लू फैंग था जो कि इस जगह पे आया था एंसेस्टर गॉड रीजन के अंदर, ये एक्चुअल में लू फैंग नहीं, उसका एक अवतार था, उसका ये गोल्डी पावर अवतार था। सडनली हम लोग को देखने के लिए मिलता है लू फैंग के आसपास का जो वाइट स्पेस होता है वो एकदम से क्रैक होता है और वहाँ पे हम लोग को एक वार्म होल अपीयर होते हुए देखने के लिए मिलता है। उस वार्म होल के अंदर से एक ऐसी एनर्जी निकलती है जो कि लू फैंग को अपने अंदर खींचने लग जाती है। जो लू फैंग होता है वो समझ जाता है कि ये उसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लू फैंग कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता, वो आराम से जहाँ जहाँ वो एनर्जी उसे गाइड कर रही थी वो उस जगह के ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। सडनली कुछ ही टाइम के बाद आसपास का स्पेस और टाइम चेंज होता है और जो लू फैंग होता है वो अपने आप को एक वास्ट और मिस्टीरियस स्पेस के अंदर देखता है। एक ऐसे स्पेस जिसके अंदर वैसे तो देखने से कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखा जाए तो उसके अंदर काउंटलेस स्पॉट्स थे लाइट के, और ये जितने भी काउंटलेस स्पॉट्स थे इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी थी जो कि हर एक स्पॉट के अंदर स्टोर हुई पड़ी हुई थी। इवन इसके अंदर से जो वीकेस्ट स्पॉट भी था उसके अंदर भी एक यूनिवर्स मास्टर जितनी पावर थी। एंड जिस जगह पे लू फैंग खड़ा था इस जगह के हिसाब से जो लू फैंग था वो एक चींटी के बराबर दिख रहा था। ये सारी चीज़ें लू फैंग के साथ पहले भी एक बार हो चुकी थी। लू फैंग को याद आता है जब उसे आई एम द यूनिवर्स टेक्निक के द्वारा इनहेरिटेड किया गया था। इस इनहेरिटेड टेक्निक से तो उसकी कॉन्शियसनेस कुछ इसी टाइप की जगह के अंदर आ चुकी थी, जिसके बाद उसने एक लाइट के स्पॉट को टच किया था और उसके बाद अचानक से उसने अपनी वो जो इनहेरिटेड टेक्निक थी आई एम द यूनिवर्स उसको अचीव कर लिया था। उस टाइम जो लू फैंग की अचीवमेंट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, इसलिए लू फैंग ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाया था। लेकिन अभी वाला जो लू फैंग है वो टोटली पहले वाले लू फैंग से काफ़ी ज़्यादा अलग है, इसलिए लू फैंग एक एक चीज़ को समझ पा रहा था। यहाँ पे उसका विजन काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो चुका था, वो अपने आसपास की पूरी एरिया को देख सकता था। और जब लू फैंग उन काउंटलेस स्पॉट की तरफ देखता है तो उनके देखते हुए लू फैंग समझ जाता है कि वो जो काउंटलेस स्पॉट है लाइट के उसके अंदर से बस कुछ ही स्पॉट्स है जिसके अंदर काफ़ी सारी इनहेरिटेंस और इन्फॉर्मेशन है। बाकी मोस्ट ऑफ दोस्त जो स्पॉट्स है उसके अंदर इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी और पावर्स है जो कि ओरिजिन के अंदर लगातार सप्लाई होती रहती है। लू फैंग होता है उसे थोड़ा सा मन करता है तो वो इसमें से एक आध लाइट स्पॉट को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो किसी लाइट स्पॉट को टच करने लग जाता है वो जो लाइट स्पॉट होता है वो सर्टन लाइट ईयर की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वहाँ से गायब हो जाता है। और लू फैंग जब इन सारी चीज़ों को देखता है तो उसे हंसी छूट जाती है और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है, जिसके बाद वो कुछ ही टाइम के बाद क्रॉस लेग करता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर बैठ जाता है मुँह करके। जैसे ही जो लू फैंग होता है वो क्रॉस लेग करके बैठा हम लोग को एक कलरफुल लाइट देखने के लिए मिलती है जो कि लू फैंग को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। और जो लाइट थी ये कुछ रेनबो कलर की थी। मोमेंट ये लाइट लू फैंग को कवर करती है लू फैंग सडनली फील करता है कि उसकी जो विल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एक्सटेंड होना स्टार्ट हो चुकी है। उसकी विल पावर अभी पूरी के पूरे एंटायर ओरिजिनल यूनिवर्स के कण कण तक पहुँचना शुरू हो चुकी है। लू फैंग पूरी के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के कण कण तक झाँक सकता था ये कहाँ पे क्या हो रहा है। लू फैंग को अभी एक ही जगह पे बैठे बैठे काफ़ी सारे न्यूमरस स्टार देखने के लिए मिल सकते थे, उनकी फील्ड देखने के लिए मिल सकती थी, काफ़ी सारे काउंटलेस यूनिवर्स सीक्रेट रीजन देखने के लिए मिल सकते थे, डेजर्टेड स्टार फील्ड, ओरिजिनल स्टार, एक के बाद एक ये सारी जो चीज़ें थी वो लू फैंग के सामने आती जा रही थी। जब जो लू फैंग होता है वो पूरी की पूरी ओरिजिनल यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को देखता है तो वो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा अमेज रह जाता है। वो कहता है ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है, ये ओरिजिनल यूनिवर्स का स्ट्रक्चर ये कितना ज़्यादा परफेक्शन के साथ बनाया गया है। लू फैंग देखता है कि वहाँ पे काउंटलेस डिफरेंट स्पॉट्स है। एक्चुअल में ये जो स्पॉट्स है ये सारी ओरिजिन से निकलते हैं और जो लाइट स्पॉट्स है इनको लगभग 1 लाख डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है और ये सारे के सारे एक सेंटर की तरफ घूम रहे थे और जो सेंटर था ये और कुछ नहीं, ये बिगनिंग ऑफ द ओरिजिन का स्ट्रक्चर था। एंड इस स्ट्रक्चर को देखने के साथ लू फैंग को अपने मिनिएचर यूनिवर्स की याद आ जाती है। उसको याद आता है कि उसका जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो भी कुछ इसी तरीके से बना है जिसके अंदर उसका जो बिगनिंग ऑफ द ओरिजिन है वो लगभग 1 लाख हेवन से घूमते हुए बना है और साथ ही साथ वहाँ पे वो जो 1 लाख हेवन्स है वो एंडलेस स्पेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कोर की तरफ रिवॉल्व कर रहा है।
लू फेंग को स्ट्रक्चर को देख के समझ में आता है कि जितनी भी एनर्जी जो लॉ ओशन से ऑब्जर्व होती है, इवन उन सारी एनर्जीज को इन सारे हेवंस के अंदर भी स्टोर किया जा सकता है। वैसे वो बात अलग थी कि जो लू फेंग था वो छोटी से छोटी या फिर बेसिक से बेसिक लाइफ फॉर्म के अंदर नहीं झांक सकता था, लेकिन स्टिल जो लू फेंग था उसकी आंखों या फिर उसकी विजन इतनी ज़्यादा ब्रॉड हो चुकी थी कि वो माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक, मतलब छोटी से लेके बड़ी चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से देख सकता था, जिसके कारण उसका जो कॉम्प्रहेंशन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। लू फेंग को काफ़ी सारी शॉकिंग चीज़ें जानने के लिए मिली थी, और स्टिल जो लू फेंग था वो अभी फील कर सकता था कि जो फाइनल ग्रेट एक्सटरमिनेशन है वो कुछ किस तरीके से होने वाला है। इस वक्त जो लू फेंग है वो बस क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था और फाइनल एक्सटरमिनेशन का वेट कर रहा था। वो देखना चाहता था कि फाइनली होता क्या है। वो मन ही मन सोचता है कि जो ओरिजिनल यूनिवर्स है वो फाइनली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है, और जो सीन है ये डेफिनेटली एक्सट्रीमली शॉकिंग है। लू फेंग सोचता है कि मैंने आज से पहले कभी भी ऐसी कोई चीज़ अपनी आंखों से नहीं देखी है। शिफ्ट होता है और हम लोग को एक वॉइड स्पेस देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर काफ़ी सारा एयर फ्लो भरा हुआ था और काफ़ी सारा चॉइटिक एयर फ्लो था। वहाँ पे एक ग्रे शिप के अंदर हम लोग को रैम्पेज डेविल गॉड देखने के लिए मिल सकता था, क्योंकि काफ़ी सारे ह्यूमंस और काफ़ी सारे नाइट्स, अनडाइंग फाइटर और काफ़ी सारे लोग थे जिनको वो काफ़ी सारी साइकिल्स के बारे में बता रहा था, जो कि ओरिजिनल यूनिवर्स की होती, किस तरीके से वो डिस्ट्रॉय होता है और कुछ तरीके से वो वापस से रिक्रिएट होता है। लू फेंग कहता है कि चाहे बाहर कोई भी चीज़ कैसी क्यों ना इफेक्ट हो जाए, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह के ऊपर किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को याद होगा कि ये जो डेविल गॉड था या फिर रैम्पेज डेविल गॉड का उसका मिनीचर यूनिवर्स भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके बाद वो पूरी तरीके से अकेला सा पड़ गया था। लेकिन जब वो काफ़ी ज़्यादा अकेला पड़ जाता है तो फाइनली वो लू फेंग के मिनीचर यूनिवर्स के अंदर मूव कर जाता है, और जब से जो रैम्पेज डेविल गॉड था वो लू फेंग के मिनीचर यूनिवर्स के अंदर मूव कर गया था, उसकी ज़िंदगी से जो अकेलापन था वो पूरी तरीके से गायब हो गया था। अभी उसके पास काफ़ी सारे काम आ गए थे। पहले उसके पास अपने मिनीचर यूनिवर्स को समझाने के लिए और अपने लोगों को संभालने के लिए टाइम था, लेकिन अभी जब उसका सब कुछ खो चुका था सेक्टर पीस क्राइसिस के अंदर, तो लू फेंग ने रैम्पेज डेविल गॉड को अपने टीम के अंदर ले लिया था, यानी कि अपने मिनीचर यूनिवर्स के अंदर। और यहाँ पे वो काफ़ी सारे लोगों को गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करते रहता, और डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग रैम्पेज डेविल गॉड की काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते थे। एंड इसी के बाद सडनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी यूनिवर्स मेम्ब्रेन वगैरह थी, ये सारी एकदम से स्प्लिट होने लग जाती काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के मैनर के अंदर। कुछ सेकंड भी नहीं हुए थे कि जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी की सारी स्पेस के अंदर डिस्ट्रॉय होने लग जाती है और कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी सारे हम लोग को ब्लैक होल क्रिएट हुए देख सकते थे, जो कि मिनरल, प्लैनेट, डिक्लाइनिंग स्टार और काफ़ी सारी चीज़ों को पूरी तरीके से ख़त्म करते जा रहे थे। द मोमेंट वो आपस में कोलाइड करना स्टार्ट हुए थे, एक अलग ही वाइब्रेशन हम लोग को फील करने के लिए मिल सकते थे। काउंटलेस पार्टिकल जो थे वो पूरी तरीके से क्रश होकर फाइन पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके थे। काफ़ी सारे जो लाइफ फॉर्म थे वो ख़त्म होने के बाद कुछ एटॉम्स के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। एंड हम लोगों को उस टाइम कुछ लोग वो देखने के लिए मिलते हैं जो कि अभी भी इन छोटे मोटे मिनीचर यूनिवर्सेस के अंदर थे, जिनके पूरी तरीके से अभी जब ये मिनीचर यूनिवर्सेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे थे, उसी के साथ साथ काफ़ी सारे लोग जो कि आपस में लड़ रहे थे, कोई प्यार बांट रहा था, कोई कुछ कर रहा था, उन सारे लोगों की भी मौतें हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, जो कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि गाइस यूनिवर्स ख़त्म हो रहा है तो ये लोग भी ख़त्म हो ही जाएंगे। एंड कुछ इसी तरीके से वो लोग काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हुए, कुछ काफ़ी सारे लोग जो थे जो लू फेंग के मिनीचर यूनिवर्स के अंदर थे, वो लोग भी एक जगह से, एक सर्टन जगह से पूरी की पूरी यूनिवर्स को तबाहते हुए देखने के लिए देख सकते थे। मतलब उन लोगों को बस बाहर बाहर से चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन वही जो लू फेंग था वो पूरी तरीके से ओरिजिनल यूनिवर्स के माइंड के अंदर घुस के उन सारी चीज़ों को फील कर सकता था कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर किस तरीके से कौन सी चीज़ हो रही है। वो सारे के सारे ऑपरेशंस को देख सकता था वहाँ पे। जब सब लोग इस सारे नज़ारे को देखते हैं तो डेफिनेटली ये जो नज़ारा था उन लोगों के लिए एक ब्रेड टेकिंग नज़ारा था। ऐसा नज़ारा आज से पहले उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। तो आप सोच सकते हो कि यही लोगों के सामने इतना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होगा, तो जहाँ से लू फेंग इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होगा, वहाँ से उसकी क्या ही देखने के लिए मिल रहा होगा। वही हम लोग को टीचर ओरिजिन भी देखने के लिए मिल सकते थे। जब वो लोग डिस्ट्रक्शन को देखते तो वो कहते हैं अच्छा तो ये डिस्ट्रक्शन है। जब ओरिजिनल यूनिवर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है तो इसके अंदर एक अलग सा स्वॉलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसके अंदर इन्फिनाइटली स्ट्रॉन्ग टीयरिंग फोर्सेस जनरेट होता है, जो कि अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें उनको पूरी तरीके से इनहैबिटेट कर देता है।
और ये जो भयानक और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग फोर्स था, ये इवन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इवन इसने टीचर ओरिजिन को भी पूरी तरीके से डरा दिया था। इवन टीचर ओरिजिन को भी ये पूरी तरीके से फाड़ के रखने की ताकत रखता था। वही हम लोग को लू फैंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फैंग बैठा हुआ था, उसके सामने ये जो डिस्ट्रक्शन था ये शुरू हो चुका था, उसको देखने के लिए मिल सकता था। ये जो बिगनिंग ऑफ द ओरिजिन है, इसके स्टार्टिंग के अंदर लगभग जितने भी हेवंस से वो जितने भी लाइट के स्पॉट्स थे वो लगभग 10,000 टाइम ज़्यादा फास्ट स्पीड से एक दूसरे के साथ रिवॉल्व होना स्टार्ट हो चुके थे। एंड कुछ ही टाइम के अंदर वो जो 1 लाख से भी ज़्यादा डिफरेंट स्पॉट्स है वो एकदम से एक दूसरे टकरा के शैटर होना स्टार्ट हो जाता है। वो जैसे जैसे फट रहे थे वो अपने अंदर और ज़्यादा एनर्जीज को ऑब्जर्व कर रहे थे, फट रहे थे, उनकी साइज़ छोटी हो रही थी, किसी के साथ क्या रिएक्शन हो रहा था, किसी के साथ क्या रिएक्शन हो रहा था, हर जगह पे एक अलग चीज़ देखने के लिए मिल सकती थी। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जितनी भी चीज़ें होती है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है, डिस्ट्रॉय कर जाती है। काउंटलेस पार्टिकल्स वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो पूरी तरीके से पार्टिकल्स और छोटे छोटे फाइन चीज़ों के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी। और ये सारी चीज़ों के थ्रू जो एनर्जी निकल रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी, वो तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। कि ये जो एनर्जी थी इसको पूरी तरीके से पूरी की पूरी ओरिजिनल यूनिवर्स को तबाह करना था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैसिव था। उसको कुछ ही छोटे से टाइम के अंदर इनके अंदर से जो निकलने वाली एनर्जी थी वो लगभग 100 बिलियन टाइम, इवन ट्रिलियन टाइम के लाइट स्पीड को एक्सीड कर चुकी थी। जिस तरीके से लू फैंग काफ़ी ज़्यादा खुशी से इस नज़ारे को देख रहा था, फील कर रहा था, कॉम्प्रहेंड कर रहा था, उसी तरीके से काफ़ी सारे अलग अलग लिविंग सोल्स हम लोगों को वेरियस रेसेस के देखने के लिए मिल सकती थी, जो कि अपने सांसों को रोकते हुए काफ़ी अच्छी तरीके से इस नज़ारे का लुत्फ़ उठा रही थी। वैसे तो जो लू फैंग था वो ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन ओरिजिन को काफ़ी बार देख चुका था, क्योंकि आप लोगों को याद होगा जो मोरूशा है वो अपना एक डिस्ट्रक्शन अटैक परफॉर्म कर सकता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा वाइट कलर का एक पोर्टल अपीयर हो जाता है। और ये जो पोर्टल होता है ये डिस्ट्रक्शन ओरिजिन के एनर्जी से ही बना हुआ होता है। और इस पोर्टल को लू फैंग ने पिछले ट्रिलियंस ऑफ एरास के अंदर काफ़ी बार कॉम्प्रहेंड किया था। लेकिन जब लू फैंग ये जो दूसरा वाला ये जो ओरिजिनल डिस्ट्रक्शन होता है इसको देखता है तो उसे पता चलता है कि ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो मोरूशा के डिस्ट्रक्शन पोर्टल है उसके कंपैरिजन के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा रैपिड और काफ़ी ज़्यादा खूंखार है। बट एट एंड लू फैंग सोचता है कि ये सारी चीज़ें कोई गलत चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें एक तरीके से डिस्ट्रक्शन रीबर्थ के लिए होता है, अंत से ही एक नया आरंभ होता है। एंड में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितनी भी चीज़ें होती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जो पार्टिकल्स होता है ये ओरिजिन के अराउंड एक मिल्की वे गैलेक्सी की तरह काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घूम रहे थे। एंड इनकी जो स्पीड थी वो ऑलरेडी ट्रिलियंस ऑफ टाइम तक पहुंच चुकी थी। एट द एंड हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी ओरिजिन के अराउंड घूम रही थी ये एकदम से ओरिजिन के अंदर मर्ज हो जाती है और एक जोर का बिग बैंग देखने के लिए मिलता है। और इसकी जो डेजलिंग लाइट होती है वो पूरी तरीके से चारों तरफ फैल जाती है। इवन ये पूरी की पूरी गैलेक्सी के अंदर फैल जाती है, पूरी के पूरे यूनिवर्स के अंदर फैल जाती है। जितने भी लोग थे, जितने भी लिविंग सोल्स थे जो कि दूर से लू फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स या फिर किसी और के मिनिएचर यूनिवर्स से इन सारे नज़ारों को देख रहे थे, वो लोग भी देखते हुए पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे। एंड इसी एक फाइनल बैंग के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है फाइनली जो ओरिजिनल यूनिवर्स होता है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। एट द एंड बस ओरिजिन रिमेन बच जाता है। एंड इस वक्त ये जो ओरिजिन था ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्लो कर रहा था। इसके सराउंडिंग के अंदर हम लोग को काफ़ी सारे पार्टिकल्स देखने के लिए मिल सकते थे। वही इससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज जो लू फैंग था वो वाइट रॉब्स के अंदर क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था इस वर्लपुल के बीचों बीच। ये जो ओरिजिनल यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन था ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टाइम के अंदर हो गया था, लेकिन स्टिल इसके बाद भी ये सारी चीज़ें लू फैंग के दिमाग के अंदर कुछ इस तरीके से फिट हो गई थी कि शायद से ये उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी तक उसके दिमाग के अंदर ही पूरी तरीके से इम्प्रिंट हो जाएगी। जो लू फैंग था वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से इमर्स्ड हो चुका था इन सारे फोर्सेस को देखने के बाद, जिसके बाद सडनली जो लू फैंग होता है वो चुटकी बजाता है और वो उठ के खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ उसकी ये जो गोल्डी पावर अवतार था ये भी पूरी तरीके से वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। एक्चुअली में जो लू फैंग होता है वो अपने इस गोल्डी पावर अवतार को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वो वापस से अपने इस गोल्डी पावर अवतार को इधर उधर लेके घूमेगा और फिर वापस से अपने मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर लेके जाएगा। इन सारी चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद होता, इसलिए लू फैंग अपने अवतार को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और अवतार डिस्ट्रॉय करने के बाद रिक्रिएट करने के लिए बस थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ इसी तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, काफ़ी सारे साल इसी तरीके से बीतते रहता है। फाइनली हम लोग को टीचर ओरिजिन देखने के लिए मिलता है जो कि मिल्की वे हॉलीडे से मिलने के लिए आता है। लेकिन जब वो उसके मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर आता है एक जगह पे जहाँ पे जो लू फैंग था वो क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था, उसने बाहर कुछ लोगों को अपने गार्डिंग के ऊपर लगा के रखा था, जिसके अंदर से एक जीमो था। जो टीचर ओरिजिन होता है वो जीमो से मिलता है, तो जीमो ने कहता है कि जो फादर गॉड है वो अभी भी अपने कल्टीवेशन के बीच में है और उन्होंने कहा है कि उनको कोई भी डिस्टर्ब ना करे।
एक्चुअली जो टीचर ओरिजिन थे वो यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि लू फेंग और टीचर ओरिजिन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो दोनों के दोनों जब अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए जाएंगे ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल के ऊपर, तो वो ये ब्रेक थ्रू साथ में करेंगे और वो साथ में एक दूसरे के साथ ही ट्रांसेंड इनकाग्नेशन करेंगे। बट अभी भी जो लू फेंग था वो अपनी कल्टीवेशन के अंदर पूरी तरीके से डूबा हुआ था। वही इसी तरीके से टाइम बीतता और हम लोगों को कुछ ही टाइम के बाद जहाँ पे जो लू फेंग था जो कल्टीवेट कर रहा था वहीं पे एक और बंदा देखने के लिए मिलता है। ये नाकी था। ये नाकी वही ब्लड रिवर वर्ल्ड से बिलोंग करता था और ये यहाँ पे लू फेंग को एक खुशखबरी देने के लिए आया था। लू फेंग डेफिनेटली ये जो नाकी था इसकी थोड़ी बहुत अच्छी खासी परवाह करता था। ये लू फेंग को बताना चाहता था कि इसने फाइनली अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है। और जब वो जीमो से मिलता है तो जीमो काफ़ी तक खुश हो जाता है। जीमो से कहता है कि ब्रदर नाकी, मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो टीचर को बताने के लिए कि तुमने अपना ब्रेक थ्रू कर दिया है, बट इन सारी चीज़ों के लिए आपको अभी भी कुछ टाइम और इंतज़ार करना पड़ेगा। जो टीचर है वो अभी भी अपने मिड ऑफ द कल्टीवेशन के अंदर है। एंड कुछ इसी तरीके से हम लोगों को और थोड़ा सा वक्त बीतते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे जो लू फेंग था वो कल्टीवेट कर रहा था। उस जगह का नाम था 9 सेक्टर माउंटेन, जो कि लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर आता था। वहाँ पे काफ़ी सारा एक छोटा सा लंबा सा टाइम पीरियड देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर काफ़ी सारे जो फूल पौधे होते हैं वो बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, फिर उसके बाद झड़के टूट जाते हैं और फिर नए वापस से फूल पौधे उग जाते हैं। लेकिन स्टिल जो लू फेंग था वो हमेशा अपनी आंखें बंद करके अपनी कल्टीवेशन के अंदर इमर्स रहता था। इवन एक बार सिडिंग माउंटेन गेस्ट भी उसे देखने के लिए आए थे, लेकिन स्टिल उस वक्त भी जो लू फेंग था वो अपनी कल्टीवेशन के अंदर पूरी तरीके से डूबा हुआ था। फाइनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लगभग 3,60,000 एराज इसी तरीके से बीत जाता है जब से वो ओरिजिन यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन हुआ था। हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो जीमो और मोरूशा होता है वो इस वक्त 9 सेक्टर माउंटेन की पूरी तरीके से रखवाली कर रहे थे। वो किसी भी ग्रेट बीइंग को लू फेंग को डिस्टर्ब करने से रोक लेते थे। सडनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग एक पहाड़ की चोटी के ऊपर क्रॉस लेग करते हुए आंखें बंद करके बैठा हुआ था, वो सडनली अपनी आंखों को खोल लेता है। और जो जीमो और मोरूशा होता है जैसे उनको इस चीज़ का एहसास होता है वो पीछे मुड़ता है और एकदम से अपने आप को टेलीपोर्ट करते हुए आते हैं और एकदम से लू फेंग के सामने जाके रुक जाता है। और फिर जो जीमो होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि फादर गॉड आप फाइनली जाग गए। वही मोरूशा भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ये जो लू फेंग होता है वो जीमो की तरफ देखता है और वो एक स्माइल करते हुए कहता है कि जीमो, अभी तुम मुझे सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हो जो कि अभी तक हुई है, क्योंकि अभी फाइनली मेरा कल्टीवेशन रुक चुका है और मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी मुझसे मिलने के लिए आए होंगे। वही इसी के बाद जब लू फेंग मोरूशा की तरफ देखता है तो जो मोरूशा होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। लू फेंग मोरूशा की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरा काफ़ी टाइम से रखवाली की है और शायद से मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही टाइम तक वेट करवा दिया। जो मोरूशा था वो एक्चुअल में लू फेंग के लिए एक तरीके से सोल स्लेव था, तो डेफिनेटली उसने अपने आप को पूरी तरीके से लू फेंग को समर्पित कर दिया था। और मोरूशा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इवन वो लू फेंग से भी ज़्यादा पावरफुल था, आप ऐसा समझ सकते हो। तो कुल मिला के जो मोरूशा था वो पूरी तरीके से बोर हो जाता था, क्योंकि एक तरीके से बस एक लौते उसके मास्टर ही थे जो कि उसके साथ खेल सकते थे या फिर उसके साथ फाइट वगैरह करके उसे एंटरटेन कर सकते थे। लेकिन उसके मास्टर के अलावा पूरी के पूरे यूनिवर्स के अंदर ऐसा कोई पर्सन नहीं था जो कि मोरूशा के लेवल का था। तो डेफिनेटली जो मोरूशा था वो इतने लंबे टाइम के अंदर अकेला हो के काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया था। भले उसने इतने सालों के अंदर कल्टीवेशन वगैरह भी की थी, लेकिन एट द एंड गाइस जो लू फेंग है वो भी बोर हो जाएगा इतनी लंबी कल्टीवेशन करने के बाद। उसको भी बार बार लड़ने का मन करता है और उसी तरीके से जो मोरूशा था वो पूरी तरीके से अकेला हो गया था। वही जो मोरूशा होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए लू फेंग से पूछता है कि मास्टर क्या आपने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। लू फेंग कहता है तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है, ये काफ़ी तो कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है। लू फेंग को थोड़ा बहुत चिढ़ाते हुए कह रहा था, लेकिन तभी वो हंसने लग जाता है और कहता है अगर इतना कुछ होने के बाद पूरे के पूरे ओरिजिन यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस करने के बाद पर्सनली अगर उसके बाद भी मैं अगर अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता तो सही में मेरे से ज़्यादा बेवकूफ़ इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी नहीं होगा। वो ऑलरेडी अल्टीमेट लिमिट ऑफ ट्रू गॉड को वाइड स्पेस लेवल तक पहुंच चुका था। जनरली देखा जाए तो जितने भी जो यूनिवर्स मास्टर होता है वो यूजली 3rd से 5th लेवल तक की टेक्निक्स को क्रिएट कर पाता है, और जो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर होता है वो लगभग 6 टायर या फिर 7 टायर तक की टेक्निक को यूज़ कर पाता है। गाइस जो लू फेंग था उसने गोल्डी पावर पाथ को चूज़ किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, और आप लोगों को तो याद होगा कि लू फेंग ने एक टाइम तक तो दोनों ही पाथ्स को कल्टीवेट किया था, लेकिन बाद में वो बस गोल्डी पावर पाथ के ऊपर शिफ्ट हो गया। एंड गाइस एक जो ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल का बंदा होता है वो आराम से 11 से 13 स्टेज तक की टेक्निक्स को क्रिएट कर पाता है।
एंड अगर कोई बंदा 14 स्टेज तक की सीक्रेट टेक्निक को क्रिएट कर लेता है, इसका मतलब वो जो पर्सन है वो ऑलरेडी इटर्नल ट्रू गॉड स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है। जब लू फैंग सेक्टर 20 मोही के साथ फाइट कर रहा था तो उसी वक्त उसने अपनी 12 स्टेज की टेक्निक को क्रिएट कर लिया था, जो कि टॉप टायर सीक्रेट टेक्निक थी। और पिछले 6 ट्रिलियन एराज ऑफ कल्टिवेशन के इतने लंबे चौड़े टाइम के बाद और मोरूचे के साथ फाइट वाइट करने के बाद, उसके डिस्ट्रक्शन ओरिजिन, इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करने के बाद उसने 13 स्टेज की भी सीक्रेट टेक्निक को क्रिएट कर लिया था, जो कि एक लिमिट है ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल तक की। एंड इन सब चीज़ों के अलावा ऑलरेडी अभी 3,60,000 एराज और बीत चुके थे। और डेफिनेटली इतने लंबे टाइम के अंदर जो लू फैंग है उसने एक ट्रेमोडिडियस प्रोग्रेस किया था, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का प्रोग्रेस, जो कि अभी टॉप टायर लेवल 13 को भी क्रॉस कर चुका होगा। जो लू फैंग था वो नॉर्मल ट्रू गॉड से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि जो लू फैंग था उसने डिस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिन को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस किया था। उसके अलावा उसने पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से अचीव कर लिया था मोरूशा की मदद से। एंड इन सब चीज़ों के अलावा ऑलरेडी जो लू फैंग के पास जितनी भी ट्रेजर्स और बाकी सारी चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों की वजह से डेफिनेटली जो लू फैंग था वो ऑलरेडी एक अलग ही लेवल के ऊपर पहुँच चुका था। एंड यही सबसे बड़ा रीज़न था कि जो लू फैंग का फाउंडेशन था वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। आपको पर्पल मून होली लैंड एंसेस्टर और ईस्ट एम्पर होली एंसेस्टर के बारे में पता होगा, वो लोग ऑलरेडी ट्रांस इनकॉग्निशन कर चुके हैं, वो ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी आगे उन लोगों को और ब्रेक थ्रू करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत आई रही है। कुछ इसी तरीके से गाइस और टाइम बीतता और कुछ ही टाइम के बाद हम लोगों को वहाँ पे जूजिन देखने के लिए मिलती है, जो कि लू फैंग से मिलने के लिए आती है। वो लू फैंग की तरफ स्माइल करते हुए कहती है कि लू फैंग, फाइनली तुम्हारा कल्टीवेशन ख़त्म हुआ। तुम्हें पता है इवन सिटिंग माउंटेनियर्स भी तुम्हें ढूंढते हुए आए थे। लू फैंग कहता है कि ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें निपटा लूँगा। जिसके बाद वो जूजिन से पूछता है क्या ओरिजिनल यूनिवर्स अभी पूरी तरीके से बॉर्न हो गया। तो जो जूजिन होती है वो कहती है कि हाँ, वो ऑलरेडी बॉर्न हो चुका है और अभी जो न्यू रिकॉग्निशन प्रोसेस है वो भी ऑलरेडी बिगिन हो चुकी है, मतलब न्यू लाइफ फॉर्म अभी ब्रेड होना स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही लू फैंग इन सारी चीज़ों को सुनता है वो एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि चलो हम साथ में जाके एक बार इस नज़ारे का आनंद उठाते हैं। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो जूजिन के साथ अपने मिनीचर यूनिवर्स के एक ऐसे स्पॉट के ऊपर चले जाता है जहाँ से उसे पूरा का पूरा ओरिजिनल यूनिवर्स दिख सकता था। वो देख सकता था कि इस मोमेंट के ऊपर जो ओरिजिनल यूनिवर्स है वो थोड़ा सा ब्लड सा देखने के लिए मिल सकता था और उसके आसपास एक एंडलेस एयर फ्लो देखने के लिए मिल सकता था। और उसकी जो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव स्टेट थी वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। वहाँ पर ग्रेजुअली हम लोगों को थोड़ी मोड़ी ब्रीडिंग और थोड़ी मोड़ी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती थी। रिकॉग्निशन पोर्टल्स वगैरह ये सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हो चुकी थी। जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है वो शायद से पूरी तरीके से बना तो नहीं था, लेकिन स्टिल वो बन रहा था। लेकिन स्टिल इन लोगों को ये चीज़ अभी तक पता नहीं चली थी कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है इस नए ओरिजिनल यूनिवर्स का वो अभी तक ब्रेड हो पाया है या नहीं हो पाया है। लेकिन इन लोगों को ये तो पता था कि ये सारा प्रोसेस चल ही रहा है अभी तक। जब लू फैंग अपने आंखों के सामने ओरिजिनल यूनिवर्स को देख रहा था तो उसके दिमाग के अंदर काफ़ी सारे थॉट्स हिट कर रहे थे। उसको याद आता है कि प्रीवियसली जो ओरिजिनल यूनिवर्स था उसने सच्ची में कितने सारे करोड़ों अरबों लाइफ फॉर्म्स को अपने अंदर ब्रेड किया था, जिसके बाद फाइनली वो अपनी एक अल्टीमेट लिमिट तक पहुंच चुका था। जिसके बाद एक ग्रेट डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिला और फाइनली एक ग्रेट डिस्ट्रक्शन के बाद दोबारा से एक न्यू लाइफ। लू फैंग और जूजिन इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी जो जूजिन होती है वो लू फैंग की तरफ देखते हुए कहती है कि वो देखो टीचर ओरिजिन फाइनली अराइव हो गए। और ये जो टीचर ओरिजिन थे ये असली टीचर ओरिजिन नहीं थे, ये उनका एक गोल्डी पावर अवतार था जो कि लू फैंग के करीब आता है। जिसके बाद वो लू फैंग से पूछता है कि तुम्हारा कॉम्प्रहेंशन कैसा रहा इतने लंबे टाइम के अंदर। लू फैंग कहता है कि मुझे जो हासिल करना था मैंने कर दिया और मुझे लगता है कि अभी मैं आराम से इटर्नल ट्रू गॉड लेवल तक एक ही मूव के अंदर पहुंच सकता हूँ। जो टीचर ओरिजिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। यूजली जो टीचर ओरिजिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, लेकिन जब वो सोचते हैं कि लू फैंग डायरेक्टली इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू करने वाला है ट्रू गॉड से, तो इस चीज़ को सुनने के बाद डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। जो टीचर ओरिजिन होता है वो कहता है कि जो मिनीचर यूनिवर्स का प्रोग्रेस है उसे अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट अभी जितनी भी चीज़ें हैं वो अभी भी इवॉल्व हो रही है। जब वो पूरी तरीके से अपने लिमिट तक पहुंच जाएगी तब फाइनली वो टाइम होगा जब हम लोग और अपने आप को इवॉल्व कर सके। उस टाइम हम दोनों सक्सेसफुली अपना ब्रेक थ्रू अचीव करेंगे, वो भी एक साथ। इसी के बाद जो टीचर ओरिजिन होता है वो लू फैंग को अलविदा कहता है और यहाँ से चले जाता है। यहाँ से जाते जाते उनके मन के अंदर कुछ थॉट आ रहे थे। वो सोचते हैं लू फैंग सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और इस सेक्टर 20 क्राइसिस के इश्यूज़ के कारण, इन सारी इश्यूज़ को सॉल्व करने के कारण उसकी मेंटल पावर, उसकी विल पावर, ये सारी चीज़ें भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। लू फैंग ऑलरेडी बॉटम नेक तक हिट कर चुका है इटर्नल ट्रू गॉड के
और उसके अलावा लू फैंग ने उनकी जान भी बचाई थी। और यही सारे बहुत सारे रीज़न थे जिसके वजह से जो टीचर रीजन थे वो लू फैंग से इतना ज़्यादा जेलस फील नहीं करते थे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो लू फैंग का ये जो कर्ज है वो कभी भी अपने सर से नहीं उतार सकते थे कि वो जो इटरनल सप्रेशन के लिए हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे, उस इटरनल सप्रेशन से बस एक लू फैंग ही था जो अकेला उसने बचा सकता था, और उसने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। इसी के बाद जो लू फैंग होता है वो सेटिंग माउंटेन गैस से भी मिलता है, प्राइमल चॉ सिटी लीडर से भी मिलता है, और कुछ और लोगों से मिलने के बाद फाइनली जो लू फैंग होता है वो वापस अपने ब्रेक थ्रू के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और लू फैंग हम लोग को उसके मिनीचर यूनिवर्स के बाहर देखने के लिए मिलता है, जो कि इस वक्त अपने मिनीचर यूनिवर्स को पूरी तरीके से वापस से ट्रांसफॉर्म कर रहा था। गाइस ये वक्त था कि फाइनली उसका जो मिनीचर यूनिवर्स था वो वापस से पहले की तरह अपना साइज बढ़ाने वाला था। सडनली लू फैंग कुछ कमांड देता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है लू फैंग के मिनीचर यूनिवर्स के ओरिजिन के अंदर जो 1 लाख हेवंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से स्पिन करने लग जाता है। वो एंडलेस चॉटिक एयर फ्लो के साथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से स्पिन कर रहे थे, तभी वो अचानक से मेम्ब्रेन वॉल को टकराता है और एकदम से वो एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे जो लू फैंग के मिनीचर यूनिवर्स था वो एक्सपैंड करने लग जाता है। वो 1.1 बिलियन लाइट ईयर, 1.2 बिलियन लाइट ईयर, और इसी तरीके से उसकी ग्रोथ होती रहती है। जैसे जैसे जो लू फैंग का मिनीचर यूनिवर्स था वो बड़ा होते जा रहा था, जितनी भी स्पेस ऑक्युपाइड हुई थी उन 1 लाख हेवंस के थ्रू वो सारी की सारी थोड़ी थोड़ी करके रिड्यूस होते जा रही थी कंटिन्यूसली। अगर देखा जाए तो जो 1 लाख हेवंस थे वो प्लैनेट्स की तरह आप समझ सकते हो, और ये जो 1 लाख हेवन का स्पेस था ये काफ़ी ज़्यादा छोटा छोटा होते जा रहा था, लेकिन उसके आसपास का जो बचा हुआ यूनिवर्स, जो बचा हुआ स्पेस था, जो वाइट स्पेस था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। ये जो बड़ा हुआ वाइट स्पेस है ये लू फैंग के आगे जाके जो वाइट स्पेस पैसेज वे है इन सारी चीज़ों को डालने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। एंड इसी वाइट स्पेस के अंदर जो एंडलेस चॉइटिक एयर फ्लो है वो उसके वाइट स्पेस को, मतलब उसके मिनीचर यूनिवर्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक बूस्ट प्रोवाइड करता है। एंड इसी तरीके से कुछ ही टाइम के अंदर जो लू फैंग का मिनीचर यूनिवर्स होता है वो 2.9 बिलियन लाइट ईयर तक बड़ा हो जाता है, 3 बिलियन लाइट ईयर, 3.1 बिलियन लाइट ईयर, और कुछ ही टाइम के अंदर वो ईस्ट एम्पर होली लैंड और पर्पल मून होली लैंड के मिनीचर यूनिवर्स को भी क्रॉस कर देता है। अरे ट्रू गॉड, वही काफ़ी सारे ट्रू गॉड्स और काफ़ी सारे ग्रेट बीइंग्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे, ह्यूमन रेस, होंग अलायंस और बाकी सारे अदर रेसेस से, जो कि इस बड़े से ग्रैंड ओकेजन को देख रहे थे। वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि जो लू फैंग का मिनीचर यूनिवर्स है वो एग्जैक्टली और कितना ज़्यादा बड़ा हुआ, क्योंकि वो लगातार बड़ा होते जा रहा था। जब लू फैंग ट्रू गॉड बना था वो ऑलरेडी 1 बिलियन लाइट ईयर तक अपने मिनीचर यूनिवर्स को एक्सपेंड कर चुका था, और अभी जब वो वापस से एक्सपेंड करना स्टार्ट किया तो उसने ऑलरेडी ईस्ट एम्पर होली लैंड और बाकी सारे लोगों को अपने पीछे छोड़ दिया था। इस वक्त करंटली जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट थे वो भी दूर से इस नज़ारे का आनंद उठा रहे थे, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और कहते हैं कि अभी भी कोई फाइनल जो चीज़ है वो एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जहाँ तक कि लू फैंग का प्रोग्रेस को देखा जा सकता है उसका जो मिनीचर यूनिवर्स है वो इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है कि ऐसा लगता है कि अभी वो और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। फाइनली कुछ टाइम ऐसे ही बीता और जो लू फैंग का मिनीचर यूनिवर्स होता है वो लगभग 10 बिलियन लाइट ईयर के आसपास पहुंच जाता है। जो लू फैंग था उसकी जो बॉडी थी उसके बॉडी के अंदर से कंटिन्यूसली उसकी गोल्डी पावर जो थी वो कंटिन्यूसली यूज़ की जा रही थी। लू फैंग एक लंबी सांस लेता और आसपास की जितनी भी गोल्डी पावर होती है वो सडनली उसकी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से ऑब्जर्व होने लग जाती है, जिसके बाद वापस से वो इसी गोल्डी पावर को अपने मिनीचर यूनिवर्स के अंदर यूज़ करने लग जाता है। गाइस मिनीचर यूनिवर्स को बड़ा करने के लिए लिटरली काफ़ी ज़्यादा गोल्डी पावर्स की ज़रूरत होती है, और जो लू फैंग था वो पिछले 6 ट्रिलियन एराज से जितने भी उसने अपनी गोल्डी पावर्स वगैरह वो सारी रिजर्व करके रखी थी वो फाइनली अभी उसकी यूज़ के अंदर आ रही थी पूरी तरीके से। एंड कुछ इसी तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इस ब्रेक थ्रू की वजह से जो लू फैंग का इवोल्यूशन हुआ था गोल्डी पावर के अंदर वो लगभग 100 टाइम्स के अकॉर्डिंग हुआ था, और इसके अलावा जो लू फैंग था वो उसकी गोल्डी पावर रिजर्व के अंदर से ऑलरेडी 80% उसकी जो गोल्डी पावर थी वो पूरी तरीके से यूज़ हो चुकी थी। लू फैंग सोचता है इस तरीके का परफेक्ट मिनीचर यूनिवर्स बनाने के लिए कितनी ज़्यादा गोल्डी पावर की यूज़ लगती है। वो सोचता है जब वो एक इटर्नल ट्रू गॉड बन जाएगा तो डेफिनेटली उसको इससे भी ज़्यादा गोल्डी पावर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उस टाइम पता नहीं उसे क्या करेगा वो। एंड इसी के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सडनली जो लू फैंग होता है वो अपने हाथों को ऊपर नीचे करता है और कुछ सील्स बनाता है, जिसके थ्रू हम लोग को न्यूमरस पोर्टल्स देखने के लिए मिलता है जो कि एकदम से कहीं से तो भी आते हैं, और लू फैंग के जो मिल्की वे होली यूनिवर्स होता है उसके अंदर उसके एंडलेस चॉइटिक एयर फ्लो के अंदर जाके पूरी तरीके से जगह जगह पे सिचुएटेड हो जाता है। जिसके बाद ये जो बड़े बड़े पोर्टल्स थे ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आसपास की जगहों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो गोल्डी पावर्स होती है या फिर जो एनर्जीज होती है चॉइटिक एयर फ्लो होता है उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है, और इसके बाद वापस से उसका जो मिनीचर यूनिवर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। वो 10.1 बिलियन, 10.2 बिलियन, कुछ ही टाइम के अंदर 30 बिलियन, 60 बिलियन, और ये कंटिन्यूसली इसी तरीके से एक्सपेंड करते जा रहा था। जितने भी ट्रू गॉड और यूनिवर्स मास्टर थे प्यूरियस रेसिस के
वो पूरी तरीके से स्पीचलेस हो चुके थे। उनसे भरोसा नहीं हो रहा था कि इवन जो ईस्ट एम्पो होली लैंड यूनिवर्स या फिर जो पर्पल मून होली लैंड है, उन लोगों का मिनिएचर यूनिवर्स 3.2 बिलियन के आसपास है, लेकिन जो लू फैंग है वो ऑलरेडी 60 बिलियन लाइट ईयर के आसपास पहुंच चुका है, और ये बंदा पता नहीं और कितना एक्सपेंड करने वाला है। दूसरी तरफ हम लोग को टीचर ओरिजिन का भी मिनिएचर यूनिवर्स देखने के लिए मिलता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा था, लेकिन स्टिल उसका जो डायमीटर था वो अभी 1.8 बिलियन लाइट ईयर के आसपास था, और वो भी अभी भी कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा था। लेकिन स्टिल उनके मिनिएचर यूनिवर्स का जो ग्रोथ है वो इतना ज़्यादा डरावना नहीं था जितना मिल्की वे ऑडी लीडर का था। जो बाकी के वेरियस रेसेस के जितने भी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस कर रहे थे, क्योंकि जो ह्यूमंस है अभी उन लोगों के पास 2 होली लैंड्स आ चुके हैं। जो टीचर ओरिजिन का मिनिएचर यूनिवर्स है वो ऑलरेडी स्टॉप हो चुका था एक्सपेंड करना, और वो फाइनली 5.2 लाइट ईयर्स तक एक्सपेंड कर जाता है। मतलब लू फैंग के बाद सबसे ज़्यादा सेकंड मोस्ट बिगेस्ट मिनिएचर यूनिवर्स इस वक्त टीचर ओरिजिन का था, लेकिन स्टिल टीचर ओरिजिन के मिनिएचर यूनिवर्स को अगर आप लू फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स के सामने कंपेयर करते हो तो वो एक तिनके के दाने के बराबर में भी नहीं था। क्योंकि जहाँ पे जो टीचर ओरिजिन थे उनके मिनिएचर यूनिवर्स का साइज 5.2 बिलियन लाइट ईयर के आसपास था, वही लू फैंग का मिनिएचर यूनिवर्स ऑलरेडी 90 बिलियन लाइट ईयर के आसपास पहुँच चुका था, और लगभग 1 महीना और लगता है और फाइनली जो लू फैंग का मिनिएचर यूनिवर्स होता है वो 100 बिलियन लाइट ईयर के आसपास पहुँच जाता है, और उसके बाद वो 1 सेंटीमीटर भी और नहीं बढ़ता। इवन जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट थे वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, वो कहता है ये क्या हो गया करके, 100 बिलियन लाइट ईयर। इवन पुराने एशियन सिविलाइजेशन या फिर लेजेंड्स के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि किसी पर्सन का जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो इतना बड़ा हो जाए। देखो वही जिसे देखा जाए सबके सब एक बहुत बड़े शॉक के अंदर चले गए थे। जीमो कहते हैं फादर गॉड ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है आपका मिनिएचर यूनिवर्स। वही बाकी के जितने भी ट्रू गॉड्स है बाकी के रेसेस के वो भी पूरी तरीके से शॉक और पूरी तरीके से स्पीचलेस हो चुके थे, किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन अभी एक टाइम के बाद उनको आदत सी पड़ गई थी। जो लू फैंग था वो टाइम के ऊपर इतने बड़े बड़े मिरेकल्स करते रहता था, और अभी लू फैंग ने वापस से एक हिस्ट्री क्रिएट कर ली थी, उसने एक लेजेंडरी मिनिएचर यूनिवर्स बना दिया था। वही जो लू फैंग अपने मिनिएचर यूनिवर्स के बाहर खड़ा था वो कहता है कि जो मेरी गोल्डी पावर्स है वो एक बार फिर से 100 टाइम्स के साथ उसके अंदर एक बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। इसी के साथ उसके जो 6 पेयर्स ऑफ विंग्स होता है वो पूरी तरीके से उसके पीठ के ऊपर आके वापस से चिपक जाता है, और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हम लोगों को लाइट की बीम्स देखने के लिए मिलती है जो कि पूरे के पूरे मिनिएचर यूनिवर्स को रोशनदान की तरह रोशन कर देती है। तो जो लू फैंग के जो विंग्स थे वो अभी भी पूरी तरीके से रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन स्टिल अगर एक बार जो लू फैंग है उसका ब्रेक थ्रू पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो उसके जो विंग्स है वो जल्दी पूरी तरीके से रिकवर हो सकते थे। लेकिन इस वक्त जो उसका मिनिएचर यूनिवर्स था उसके मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर जो गोल्डी पावर रिजर्व था वो स्टिल काफ़ी ज़्यादा इनसफिशिएंट था। बट जो लू फैंग होता है वो कहता है कि इस वक्त उसका ये जो मिल्की वे होली लैंड यूनिवर्स है ये इनविंसिबली काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े जिंजैटिक वर्लपूल्स है जो कि टाइम के ऊपर काफ़ी सारी एनर्जी को चूसते रहेंगे, और डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद उसके पास काफ़ी सारी एनर्जी आ जाएगी। एंड इस वक्त ये जो लू फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर ये जो जिंजैटिक वर्लपूल्स फॉर्म हुए थे ये इतने ज़्यादा भयानक थे कि इवन कोई यूनिवर्स मास्टर या फिर ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर भी इनसे इतने आसानी से पास नहीं हो सकता था जब तक उसके पास कोई सुप्रीम ट्रू ट्रेजर ना हो। कामों के बाद फाइनली जो लू फैंग होता है वो स्पेस ऑफ ओरिजिन से निकल के फाइनली अपने मिल्की वे होली लैंड के अंदर आ जाता है 9 सेक्टर माउंटेन के ऊपर, जहाँ पे वो देखता है कि उसके काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। जब लू फैंग आगे जाता है तो सडनली उसको कुछ चीज़ें जानने के लिए मिलती है। उसको पता चलता है कि फाइनली अभी वो अपना ब्रेक थ्रू कर चुका है तो उसे अपना ट्रांजेंट इनकॉग्निशन करना पड़ेगा, और अभी उसके पास बस 1 साल का टाइम है। 1 साल के अंदर अंदर उसे अपना ट्रांजेंट इनकॉग्निशन करना पड़ेगा, और वो और टीचर ओरिजिन क्योंकि साथ में करने वाले थे, और क्योंकि लू फैंग को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया टीचर ओरिजिन के कंपैरिजन के अंदर 1 महीना, तो अभी कुल मिला के बस उनके पास 11 महीने का टाइम बच गया था। जो लू फैंग होता है वो कुछ टाइम तक अपने फैमिली और बाकी सब लोगों के साथ कुछ टाइम बात करता है, जिसके बाद जो लू फैंग और टीचर ओरिजिन होता है वो वापस से एक और बार मिलता है। वो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करते हैं और कुछ बातें करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। जिसके बाद जो लू फैंग था उसने फाइनली सोच लिया था वो टिल्टेड पीक सेक्टर के अंदर जाएगा अपना ट्रांजेंट इनकॉग्निशन करने के लिए। एंड साथ ही साथ इन्हीं पिछले कुछ 10 महीनों के अंदर जो लू फैंग था उसने अपने काफ़ी सारे जो करीबी लोग थे जैसे कि उसके अर्थ के कुछ दोस्त और बाकी के जितने भी फैमिली मेम्बर्स वगैरह जितने भी लोग जिससे वो इन्फ्लुएंस हुआ है उन सारे लोगों से वो मिल के जाता है। इवन वो अपने रिमोट ओशन के लाइफ फॉर्म जैसे कि जीमू और बाकी सब लोगों से भी मिल के जाता है। उसको अपने कुछ पुराने दोस्त भी मिलते हैं जैसे वी वैन जो कि अर्थ से थे, और उन सब लोगों से वो तब मिला था जब उसने सबसे पहले वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को ज्वाइन किया था। हम लोगों को वू लॉन, रॉन्ग जून, टू मान, वू का और ऐसे और भी काफ़ी सारे लोग देखने के लिए मिलते हैं जो कि लू फैंग के पुराने दोस्त थे।
वो सब लोग एक टाइम में लू फैंग के कंपटीटर रहा करते थे और वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन स्टिल उसके बाद भी उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी यूनिवर्स मास्टर बनने के लिए, और उससे भी ज़्यादा दिक्कतें उन्हें ट्रू गॉड लेवल के ऊपर जाने के लिए कर रही थी। एंड इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो वू लैन और रोंग जुन था वो फाइनली यूनिवर्स मास्टर बन चुके थे। वही जो वू का था वो अभी भी यूनिवर्स नाइट ही था, और बाकी के जितने भी ग्रेट बींग जो थे जो कि वॉर ऑफ टैलेंट के अंदर थे, उनमें से ज़्यादातर एक तो अपनी स्किल्स वगैरह बढ़ाने के चक्कर में मर चुके थे, और कुछ जो थे वो अभी भी अनडाइंग फाइटर लेवल के ऊपर ही थे। एंड इसके अलावा वो जो 3 भाई थे जो कि अर्थ से थे, जिनके बारे में अभी आप लोग को काफ़ी अच्छी तरीके से पता है, जैसे कि होंग जो कि ऑलरेडी एक ट्रू गॉड बन चुका है, उन सारी लोगों के बारे में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और जो थंडर लॉर्ड है वो सारे इवन लू फैंग की हेल्प की वजह से और बाकी सारी चीज़ों की वजह से भी उन लोगों को मतलब इवन यूनिवर्स मास्टर बनने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी। लेकिन जैसे तैसे करके जो थंडर लॉर्ड था वो एक यूनिवर्स मास्टर बन गया था, लेकिन अभी भी उसको अर्थ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते थे सब लोग। और वही हम लोगों को ट्रू यान मास्टर भी देखने के लिए मिल सकता था जो कि यूनिवर्स मास्टर तक ये आके अटक गया था, जिसके बाद आके जाके वो अपना और ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। वही जब लू फैंग ट्रू यान से मिलता है तो वो ट्रू यान से कहता है कि टीचर, मेरे मिनीचर यूनिवर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह है, और उसके अलावा मेरा जो मिनीचर यूनिवर्स है वो परफेक्ट है पूरी तरीके से। तो मेरे ख्याल से अगर आप ट्रू गॉड के अंदर अपना ब्रेक थ्रू करोगे तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। और इसके अलावा मुझे अपने मिनीचर यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा आपको देने के लिए भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर लू फैंग के मिनीचर यूनिवर्स के अंदर कोई ट्रू गॉड बनता है तो लू फैंग को अपने मिनीचर यूनिवर्स का छोटा सा हिस्सा उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। बट स्टिल इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि जो लू फैंग का मिनीचर यूनिवर्स है वो ऑलरेडी 100 बिलियन लाइट ईयर का है। लू फैंग इसी के बाद ट्रू यान के साथ कुछ बातें करता है। वो कहता है कि डीमन नोट माउंटेन के ऊपर पहले वो जो थी उसके पास रीज़न था मुझे मारने का, लेकिन ठीक है, इस बात को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है। टीचर, आपको इन सारी बातों को दिल के ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली गाइस, ये जो पुयू थी इसने एक टाइम में लू फैंग को मारने की कोशिश की थी, और इसने लू फैंग को इसलिए मारने की कोशिश की क्योंकि ये जो ट्रू यान था उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत करती थी, और ये उसके थ्रू लू फैंग से बदला लेना चाहती थी। एंड इन सब चीज़ों के पीछे भी जो ट्रू यान है उसकी एक अलग सी लव स्टोरी है। एक्चुअल में वैसे देखा जाए तो उसकी जो लवर है वो ऑलरेडी बहुत पहले ही मर चुकी है, लेकिन अगर अभी करंट सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो गाइज हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पे जितने भी यूनिवर्स मास्टर और बाकी सारे जितने भी ऑफिशियल्स है वो एक तो टीचर ओरिजिन के मिनीचर यूनिवर्स के अंदर जा रहे हैं, या फिर वो लू फैंग के मिनीचर यूनिवर्स के अंदर जा रहा है। और जो पुयू है उसने डिसाइड किया कि वो टीचर ओरिजिन के मिनीचर यूनिवर्स के अंदर जाएगी, क्योंकि जो ट्रू यान है उसने हमेशा पुयू के रास्ते के अंदर उंगली करने की कोशिश की है, तो वो टीचर ओरिजिन के मिनीचर यूनिवर्स के अंदर चली गई। और वही जो हमारे ट्रू यान नाइट है वो आप लोगों को पता होगा कि वो डेफिनेटली लू फैंग के मिनीचर यूनिवर्स के अंदर जाएंगे। इन शिफ्ट होता है हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है, जो कि अपनी फाइनल रिकॉग्निशन जर्नी से जाने से पहले अपने जो डिसाइपल्स होते हैं उनको एक और लंबा चौड़ा भाषण दे के जाता है, जिसके बाद हम लोगों को जो लू फैंग होता है वो टिल्टेड पीक सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो कि इस वक्त अपने स्पेसशिप के अंदर था। एंड यहाँ पे लू फैंग और टीचर ओरिजिन के अलावा हम लोग को प्राइमल चॉसिटी लीडर ट्रू यान, सिटिंग माउंटेन गेस और होंग गाओ, गोंग लिंग लैन, जू जिन, लू पिंग, लू हे, डार्कनेस ट्रू मास्टर, आइस माउंटेन ट्रू गॉड, लॉन्ग ट्रू मास्टर, जितने बड़े बड़े ऑफिशियल्स है, या फिर जो लू फैंग के करीबी लोग हैं, इवन यहाँ पे सिटिंग माउंटेन गेस भी देखने के लिए मिल सकते थे। ये सब के सब यहाँ पे आए थे ताकि वो लू फैंग और ट्रू यान को एक हैप्पी जर्नी कह सके और फाइनली उनको अलविदा कर सके। ये सारे लोग थोड़े बहुत टेंशन के अंदर थे, क्योंकि जो लू फैंग था वो रिकॉग्निशन करने के लिए जा रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ जो हमारे सिटिंग माउंटेन गेस्ट थे वो पूरी तरीके से रिलैक्स थे, क्योंकि वो मन ही मन सोचता है अगर लू फैंग डेंजर के अंदर हो सकता है मतलब ये एक मजाक होगा, क्योंकि जो ईस्ट एम्पर एंसेस्टर और पर्पल मून एंसेस्टर है वो ऑलरेडी बहुत पहले ही रिकॉग्निशन एरा को पास कर चुके हैं, और अगर उन्होंने पास कर दिया और लू फैंग पास नहीं कर पाया तो ये लिटरली एक मजाक होगा, क्योंकि लू फैंग उनके कंपैरिजन के अंदर 100 टाइम बेटर है। एंड यहीं पे हमारा सेकंड लास्ट जो चैप्टर होता है वो ख़त्म होता है, और इसके बाद ये लास्ट चैप्टर है जो कि मैं यहाँ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब देख सकते हो गाइस, एक चैप्टर की जो लेंथ है वो 50 मिनट तक चली गई, मतलब ये कितना ज़्यादा बड़ा चैप्टर होगा। एंड फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है सीन चेंज होता है, और जो लू फैंग होता है वो स्टार टावर के अंदर था, और वही दूसरी तरफ जो हमारे टीचर ओरिजिन थे वो एक दूसरे स्पेसशिप के अंदर थे। रास्ते के अंदर उन लोगों को थोड़ी बहुत ऑब्स्टिकल्स देखने के लिए मिलता है, ये लोग बात करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, और वही जो लू फैंग था उसके पास एक ट्रांसमिशन टोकन था जिसके थ्रू टीचर ओरिजिन से पूरी तरीके से कनेक्ट है।
वही टिल्टेड पीक सेक्टर के अंदर जो टीचर ओरिजिन और लू फैंग थे वो एक मैप की मदद से फाइनली एक अलग सी जगह के ऊपर पहुंच चुके थे। उनके सामने उन लोगों को एक बहुत बड़ा सा पोर्टल देखने के लिए मिल सकता था। वही जो लू फैंग था, लू फैंग के साथ हम लोगों को मोरूशा भी देखने के लिए मिल सकता था, जो कि ठीक उसकी साइड में ही खड़ा था। जब मोरूशा अपने सामने उस बड़े से इनकॉग्निशन पोर्टल को देखता है तो वो बोलता है ये ज़रूर इनकॉग्निशन पोर्टल ही है, जहाँ तक कि मुझे लगता है। लू फैंग काफ़ी ज़्यादा केयरफुली देखता है, वो देखता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा वास्ट सा स्पेस है जो कि पूरी तरीके से हॉलो मतलब खोखला है। एंड बीच में जो खोखली जगह है वहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जीज जो है वो कोलाइड कर रही है, वहाँ पे फ्लो हो रही है एनर्जीज। जैसे कि वहाँ पे एक बड़ा सा खड्डा हो जिसके अंदर पानी लगातार गिरते जा रहा है और ये कलरफुल फॉर्म के अंदर थी सारी की सारी एनर्जीज। एंड साथ ही साथ इस एंट्रेंस के ऊपर हम लोगों को काफ़ी सारे ब्लरी लुकिंग बींग्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें से कुछ ह्यूमंस थे तो कुछ बीस्ट थे और काफ़ी सारे बिलियंस ऑफ और हम लोगों को पोर्टल्स भी देखने के लिए मिल सकते थे। वही जो लू फैंग था उसे एक पावरफुल समनिंग फील हो रही थी, उसको एक अलग सी कॉल महसूस हो रही थी। अचानक से जो लू फैंग होता है वो देखता है कि वहाँ पे सुप्रीम लॉज भी है, जो कि वहाँ पे थोड़े मोड़े ट्रांसमिशन रिपल्स देखने के लिए मिल सकते थे। टीचर ओरिजिन लू फैंग को मैसेज भेजता है कि अंदर जाने से पहले हम लोग को थोड़ी बहुत तहकीकात कर लेनी चाहिए। इसलिए जो लू फैंग होता है वो भी हाथ के अंदर मुंडी हिलाता है, वो थोड़े टाइम तक तहकीकात करता है और फाइनली उसके बाद हम लोगों को कुछ नया चीज़ देखने के लिए नहीं मिलता। तो जो टीचर ओरिजिन होता है वो लू फैंग से पूछता है कि पहले कौन जाएगा। लू फैंग कहता है कि पहले मैं जाता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स जो लू फैंग था वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसका जो स्टार टावर है वो एक गोल्डी किंग वेपन है और इवन उसे एक इटर्नल ट्रू गॉड या फिर एक गोल्डी किंग भी इतने आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए उसका स्टार टावर कभी डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। तो वो टीचर ओरिजिन को पहले कैसे भेज सकता था, जो कि एक नॉर्मल से पैलेस टाइप 2 ट्रेजर के अंदर थे। इसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग होता है वो फाइनली पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है। उसके एंटर करने के बाद वो पूरी तरीके से गायब सा हो जाता है और जो टीचर ओरिजिन थे वो लगातार लू फैंग को एक ट्रांसमिशन टोकन के द्वारा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुल मिला के इनका कांटेक्ट भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। लेकिन जो लू फैंग था वो अंदर जाने से पहले ऑलरेडी अपना एक गोल्डी पावर अवतार क्रिएट कर चुका था और वो ये जो गोल्डी पावर अवतार था ये बाहर के वर्ल्ड के अंदर था और उसके पास भी एक ट्रांसमिशन टोकन था। ये जो लू फैंग का गोल्डी पावर अवतार होता है वो टीचर ओरिजिन से कहता है कि टीचर ओरिजिन सब कुछ ठीक है, आप अंदर आ सकते हो, यहाँ पे पूरी तरीके से सब कुछ सेफ है। जो लू फैंग की रियल बॉडी थी वो हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। लू फैंग को लगा था उसको कुछ ना कुछ डेंजर या फिर कुछ ना कुछ मुसीबतें सहने के लिए मिलेगी, लेकिन जब वो इस इनकॉग्निशन पोर्टल के अंदर आया था तो उसे एक अलग सा कंफर्ट देखने के लिए मिल सकता था, एक अलग सी सेटिस्फैक्शन। लू फैंग इस बड़े से इनकॉग्निशन पोर्टल के अंदर देखता है तो उसके अंदर उसको काफ़ी सारे बीस्ट, काफ़ी सारे प्लांट लाइफ फॉर्म और भी काफ़ी सारे लिविंग क्रिएचर्स देखने के लिए मिल सकते थे, जो कि चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इधर से उधर उड़ रहे थे, लेकिन ये सारे मरे हुए देखने के लिए मिल सकते थे। लू फैंग को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो मोरूशा को अपने स्टार टावर के एक दूसरे कैबिन के अंदर भेज देता है, जिसके बाद वो अपने हाथों को वेव करता है। उसके हाथों के अंदर एक गोल्डन कलर का क्रिस्टल अपीयर हो जाता है। ये वही गोल्डन कलर का क्रिस्टल था जो कि उसको सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने दिया था। वो फाइनली उस क्रिस्टल को रब करता है तो सिटिंग माउंटेन गेस्ट की एक वर्चुअल कॉन्शियसनेस बाहर आ जाती है। जब सिटिंग माउंटेन गेस्ट की जो वर्चुअल कॉन्शियसनेस होती है ये बाहर आती है तो वो लू फैंग को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वो कहती है ओके लू फैंग, तुम फाइनली इनकॉग्निशन पोर्टल के अंदर एंटर कर चुके हो। एंड इसी के बाद जो लू फैंग होता है वो एकदम से हड़बड़ा जाता है और वो सिटिंग माउंटेन गेस्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने लग जाता है। वो उनसे पूछने लग जाता है कि टीचर आप मेरे से क्या करवाना चाहते थे? टीचर बहुत लंबा टाइम हो गया, आप कब से इस बातों को टाल रहे हो? आपने 9 वॉल्यूम मैनुअल को आपने कहाँ से हासिल कर लिया था? और ये स्टार टावर ये एक गोल्डी किंग वेपन है तो इसे आप कैसे बना सकते हो? मुझे बताइए टीचर। वही जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट होते हैं वो लू फैंग के इतने सारे क्वेश्चन को सुनने के बाद थोड़े से शॉक होता है और फिर वो कहता है कि धीरज रख भाई, थोड़ा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से और स्पीड में बोल रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों को दिक्कत होगी वो थोड़ा स्लो करके सुन लेना, क्योंकि अभी ये चैप्टर जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। लू फैंग एक लंबी सांस लेता है और कहता है ठीक है टीचर बोलिए। तभी जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट होता है वो कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज है, तुम जितना यूनिवर्स के बारे में जानते हो वो मेरी नॉलेज के सामने कुछ भी नहीं है करके। कहता है कि जो स्टार टावर है वो इंडीड एक गोल्डी किंग वेपन है और इसे इंडीड मैंने ही फॉर्ज किया है, मतलब ये स्टार टावर मेरा ही है और इसे मैंने ही बनाया है। जो लू फैंग होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा था जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वो उस गोल्डी किंग वेपन को कैसे फॉर्ज कर सकता है। वो तो बस उनका तो भाई वो बस एक ट्रू गॉड है, तो वो गोल्डी किंग वेपन को कैसे फॉर्ज कर सकता है। टिन गेस्ट होता है वो जब लू फैंग के इन सारे क्वेश्चन को सुनते हैं तो वो कहता है कि बेटा चिंता मत कर, और फिर वो स्माइल करता है और कहता है कि मैं ही गोल्डी किंग ऑफ जिन हूँ। लू फैंग जो होता है वो एकदम से शॉक हो जाता है, वो कुछ ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या आप गोल्डी किंग ऑफ जिन हो?
ऐसे कैसे हो सकता है करके। जो लू फैंग होता है उसे एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि जो लू फैंग था वो उसने ऑलरेडी अपने स्टार टावर को वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर एक बार टेस्ट किया था, और वहाँ की जो वर्चुअल कॉन्शियसनेस थी गोल्डी किंग ऑफ जिन की, वो लू फैंग की स्टार टावर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई थी। और अगर ये जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वही अगर सच्ची में गोल्डी किंग ऑफ जिन है तो उनको इस स्टार टावर को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए था, लेकिन वो स्टार टावर के बारे में नहीं जानते थे, तो वो गोल्डी किंग ऑफ जिन कैसे हो सकता है। सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहते हैं तुम कुछ ज़्यादा ही भाग रहे हो, शांत रहो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। लू फैंग हाँ के अंदर सुनता है और फिर केयरफुली सिटिंग माउंटेन गेस्ट को शांति से सुनने लग जाता है। वो कहता है कि पहली बात मैं ही गोल्डी किंग ऑफ जिन हूँ, और दूसरी बात मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों को एक छोटे से टॉपिक से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले तुम्हें पावर लेवल्स के बारे में बताता हूँ ताकि तुम और अच्छी तरीके से मेरी स्टोरी को समझ सको। तुम लोगों को पता होगा बेसिकली जो ट्रू गॉड्स होता है, ट्रू गॉड के ऊपर ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल, उसके ऊपर इटर्नल ट्रू गॉड, उसके ऊपर होली, और फिर फाइनल जो लेवल होता है वो गोल्डी किंग लेवल होता है, और तुम ऑलरेडी इन सारे लेवल से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो। इसी के बाद जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट होता है वो कहता है कि ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस से लेके ट्रू गॉड इटर्नल ट्रू गॉड तक के सारे लेवल्स के बारे में ऑलरेडी तुम काफ़ी कुछ जानते हो, तो उसके बारे में कुछ नया तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इटर्नल ट्रू गॉड होता है वो ऑलरेडी काफ़ी सारी ओरिजिन मिस्ट्रीज़ पूरी की पूरी यूनिवर्स की पूरी तरीके से कॉम्प्रहेंड कर चुका है, जैसे कि ओरिजिन ऑफ वाटर या फिर फायर या फिर ओरिजिन ऑफ स्पेस एंड टाइम। वो इनमें से किसी भी एक चीज़ को कॉम्प्रहेंड कर लेता है, जिसके बाद वो एक इटर्नल ट्रू गॉड बन जाता है। वही जो लू फैंग था, लू फैंग ऑलरेडी ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड डेथ को कॉम्प्रहेंड कर चुका था, और जो लाइफ एंड डेथ है वो बस एक बिगिनिंग है पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन की। वो कहता है अगर तुम एक कदम और आगे बढ़ते हो तो तुम चॉस को कंट्रोल कर पाओगे, और ये जितने भी लॉज है जो कि चॉस से शुरू होता है वो अल्टीमेट लॉ कहलाया जाता है, और अगर तुम चॉस को कंट्रोल कर पाए तो उसके बाद तुम चॉस को मास्टर कर सकते हो। और अगर तुम ये सारी चीज़ें कर पाते हो और एक बार तुम चॉस को मास्टर कर लेते हो तो उसके बाद तुम होली लेवल के ऊपर पहुंच जाओगे। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। काफ़ी सारे जो इटर्नल ट्रू गॉड होता है वो हमेशा हमेशा के लिए इसी जगह के ऊपर आके अटक जाते हैं। इवन मेरे जिन कंट्री के अंदर भी प्राइम टाइम के अंदर भी काफ़ी सारे इटर्नल ट्रू गॉड थे, लेकिन जो होली लेवल के ऊपर वॉरियर्स थे वो बस लगभग कुछ 10 के करीब थे। वो कहता है कि एक बार जब तुम चॉस को पूरी तरीके से मास्टर कर लेते हो तो तुम्हारा जो हार्ट ऑफ ट्रू गॉड है वो पूरी तरीके से स्पेस ऑफ चॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद तुम अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बट ये सारी चीज़ें तुम तभी कर सकते हो जब तुम पूरी तरीके से इन चॉस के लॉज को मास्टर कर लो। जैसे जैसे लू फैंग इन सारी चीज़ों को सुन रहा था वो इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा था। उसको पता था कि उसके पास ऑलरेडी एक हार्ट ऑफ ट्रू गॉड है जिसको उसने छुपा के रखा है एक जगह के ऊपर, मतलब उसके मिनीचर यूनिवर्स के अंदर ही छुपा है, और बेसिकली इसके अंदर ही उसने स्पेस ऑफ सोल को छुपा के रखा है जो कि उसके ओरिजिन को उसके मिनीचर यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है। सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहता है कि जब तुम्हारे पास चॉस स्पेस होगा उसके बाद तुम अपनी काफ़ी सारी गोल्डी पावर्स को उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। इवन उसके थ्रू तुम्हारे पास और ज़्यादा गोल्डी पावर्स होगी, और इसी के साथ अगर तुम एक कदम और आगे बढ़ते हो तो तुम और ज़्यादा सुपीरियर हो जाओगे इन चॉस वगैरह इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, जिसके बाद तुम अपनी बॉडी के अंदर खुद का एक स्पेस डिज़ाइन कर सकते हो जो कि पूरी तरीके से चॉस जैसा होगा। और ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन है ये भी एक मिनीचर यूनिवर्स है जो कि मेरे बॉडी के अंदर बनाया गया है। बेसिकली मेरी बातों से तुम्हें ये सारी चीज़ें छोटी छोटी लग रही होगी कि एक पर्सन के बॉडी के अंदर कितना ही बड़ा मिनीचर यूनिवर्स बन सकता है, लेकिन जो मिनीचर यूनिवर्स है ये एक्चुअल में स्मॉल दिखता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और इसके अंदर लिटरली तुम काफ़ी सारे ग्रेट बीइंग्स को ब्रेड कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी होगी जब तुम्हारा मिनीचर यूनिवर्स पूरी तरीके से परफेक्ट होगा तुम्हारे लिए। जब लू फैंग इन सारी नई चीज़ों को जान रहा था तो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा अमेज सा रह गया था। उसे इन सारी चीज़ों के बारे में पहले नहीं पता था, लेकिन अभी उसे फाइनली पता चल रहा है कि अगर किसी को भी मिनीचर यूनिवर्स को अपनी बॉडी के अंदर क्रिएट करना होगा तो उसे सबसे पहले अपने हार्ट को स्पेस ऑफ चॉस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके बाद वो अपनी बॉडी के अंदर अपना खुद का एक मिनीचर यूनिवर्स बना सकता है। सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहता है ये सारी चीज़ें ठीक तो है लेकिन ये इंक्रेडिबली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है यूनिवर्स के अंदर। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। इसके अलावा जितने भी गोल्डी किंग्स होते हैं सारे के सारे गोल्डी किंग्स अपने अपने अलग अलग फील्ड्स के अंदर काफ़ी अच्छे होता है। कोई गोल्डी किंग किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई गोल्डी किंग किसी चीज़ के अंदर मास्टर होता है, और मैं जो था मैं वैल्यूएबल मेकिंग के अंदर काफ़ी अच्छा था। मैंने काफ़ी सारे पावरफुल वैल्यूएबल्स बनाए थे।
एंड इसी तरीके से जो हमारे सिटिंग माउंटेन गेस्ट होते हैं वो कुछ टाइम तक बड़बड़ करते रहते हैं और फिर उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि इवन जहाँ तक कि मुझे लगता है कि जो गोल्डी किंग है उसके ऊपर भी कुछ और लेवल्स है, सुपीरियर लेवल्स, और लेजेंड्स कहता है कि अगर तुम उस लेवल्स के ऊपर पहुँच गए तो इवन जो सुप्रीम लॉज है वो तुम्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, सुप्रीम लॉज को भी तुम्हारे सामने झुकना पड़ता है। बट सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से कोशिश कर रहा हूँ और कॉम्प्रहेंड कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल उसके बाद भी मैं अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा, मैं गोल्ड किंग लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। जो लू फैंग था वो ऑलरेडी सिटिंग माउंटेन गेस्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस था, लेकिन जब आज उसे फाइनली पता चला कि सिटिंग माउंटेन गेस्ट सही में इतने ज़्यादा पावरफुल है तो वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। लेकिन वो सिटिंग माउंटेन गेस्ट से पूछता है आपको कैसे पता कि जो गोल्डी किंग है उनके ऊपर कोई लॉ है? तभी जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि जो आज तक कोई भी मतलब गोल्डी किंग लेवल के ऊपर जा पाया हो। क्या तुम्हें युआन के बारे में पता है? जैसे ही जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट होता है वो युआन के बारे में बोलता है तो वो पूरी तरीके से शॉक होता है लू फैंग, क्योंकि जो युआन होता है वो एक इनविंसिबल पर्सन था, ऑफकोर्स वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन था, एंड साथ ही साथ ये वही पर्सन था जिसने लू फैंग की उस लीनियर एलिमेंट टेक्निक को क्रिएट किया था, जो कि लू फैंग की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक सोल टेक्निक है एक तरीके से। माउंटेन गेस्ट लू फैंग की तरफ देखते और कहते हैं कि तुम्हारे पास ऑलरेडी ये लीनियर एलिमेंट टेक्निक होगी, ये युआन के द्वारा ही क्रिएट की गई है। जब लू फैंग ये सारी चीज़ों को सुनता है वो शॉक हो जाता है, वो सोचता है कि आखिर सिटिंग माउंटेन गेस्ट को कैसे पता चला कि उसके पास लीनियर एलिमेंट टेक्निक है। जो लू फैंग होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है सिटिंग माउंटेन गेस्ट अगर सही में अगर एक गोल्डी किंग है भी तो वो कभी भी वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर एंटर नहीं किए, और ये जो लीनियर एलिमेंट टेक्निक वाला सीक्रेट है ये बस जो वर्चुअल कॉन्शियसनेस है गोल्डी किंग ऑफ जिन की उन्हीं को पता है, तो ये सिटिंग माउंटेन गेस्ट को कैसे पता है? सिटिंग माउंटेन गेस्ट हंसते और कहता है कि इवन ये भी एक कोई क्वेश्चन है, हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्स मास्टर परपोमो होली लैंड से और यूनाइटेड फोर्स अलायंस से तुमने उन सभी लोगों को एक ही सेकंड के अंदर मार लिया, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे और तुम ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसका मतलब तुम्हारे पास काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ है इन सारे लोगों को कमांड करने की, और डेफिनेटली वो जो 4 जनरल्स से तुम्हारे पास उनसे भी ज़्यादा हाई अथॉरिटी है, तभी तुम शायद से इन सारी चीज़ों को कर सकते हो, और अगर तुम्हारे पास उन जनरल से ज़्यादा अथॉरिटी है इसका मतलब यही है कि तुमने ऑलरेडी वूकी टावर के अंदर जितने भी टास्क थे वो सारे कंप्लीट कर लिए, और उन सारे टास्क को कंप्लीट करके तुम्हें एट द एंड लीनियर एलिमेंट टेक्निक मिली है, और उसी वजह से जो मेरी वर्चुअल कॉन्शियसनेस है वो तुम्हें एक सुप्रीम अथॉरिटी देती है, और वो 4 जनरल से भी ऊपर तुम्हारी अथॉरिटी आती है, और उन्हीं सब लोगों की मदद से तुमने 100 ऑफ यूनिवर्स मास्टर को एक ही बारी के अंदर मार लिया था। जब लू फैंग इन सारी चीज़ों को सुनता है तो डेफिनेटली उसे एक लॉजिक तो नज़र आता है। एक्चुअल में जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है उनको डायरेक्टली तो इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चला था, लेकिन क्योंकि सिटिंग मतलब वो जो वर्ल्ड ऑफ जिन है वो सिटिंग माउंटेन गेस्ट का नहीं बनाया, तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो उनके हिसाब से चलती है, तो वो इस चीज़ से समझ गए थे जब लू फैंग ने इतने सारे लोगों को मारा इसका मतलब लू फैंग के पास एक सुप्रीम अथॉरिटी होगी, सुप्रीम अथॉरिटी में होगी मतलब उसने वूकी टावर के मिशंस को कंप्लीट कर लिया होगा, और वूकी टावर के मिशंस को कंप्लीट कर लिया होगा इसका मतलब उसके पास लीनियर एलिमेंट टेक्निक आ चुकी होगी, मतलब ये सारी उसने लॉजिक लगा के की है। सिटिंग माउंटेन गेस्ट को एक्चुअल में नहीं पता था कि उसके पास लीनियर एलिमेंट टेक्निक है, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग से बस ये सारी चीज़ें अज्यूम और लॉजिक लगा के लू फैंग को बताई थी। सिटिंग माउंटेन गेस्ट लू फैंग से कहता है कि मैंने इवन एक मैनुअल भी कैरी की थी लीनियर एलिमेंट टेक्निक की, जो कि मैं तुम्हें देने वाला था जब तुम एक यूनिवर्स मास्टर बने थे, जिससे तुम्हारी जो विल पावर है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो मेरी बॉडी है ये इतने जल्दी यहाँ पे एंटर कर जाएगी। यानी कि जब लू फैंग यूनिवर्स मास्टर ही बना था तभी जो वर्ल्ड ऑफ जिन था वो फाइनली यूनिवर्स के अंदर आ चुका था उड़ते उड़ते, जिसके बाद उन्होंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑलरेडी जो लू फैंग है वो जब यूनिवर्स मास्टर था वो वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर एंटर करेगा और ऑलरेडी उसे पहले ही लीनियर एलिमेंट टेक्निक मिल जाएगी। तो जब लू फैंग ने लीनियर एलिमेंट टेक्निक को मास्टर कर लिया तो ऑटोमेटिकली जो भी उन्होंने वो मैनुअल वगैरह क्रिएट की थी वो सारी की सारी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई और क्रैक हो गई। एक्चुअल में ये जो लीनियर एलिमेंट टेक्निक है इसे कोई भी एक ही पर्सन लर्न कर सकता है, हर कोई इसे लर्न नहीं कर सकता। सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहता है कि मेरे पास जो मैनुअल थी वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गई, जिसके अलावा तुम्हारी जो रिमोट ओशन थी वो बीच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विल पावर शॉक जनरेट कर रही थी, और तुमने इसके अलावा 100 ऑफ यूनिवर्स मास्टर को एक साथ मार दिया। इन सारी चीज़ों का बस एक ही कंक्लूजन बनता है कि ऑलरेडी तुम लीनियर एलिमेंट टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर चुके हो।
सिटिंग माउंटेन गेस कहते हैं कि जो युआन था वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन था और इसकी ये जो टेक्निक थी रिलियन एलिमेंट टेक्निक, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक थी। इवन काफ़ी सारे जो गोल्डी किंग थे वो भी इस टेक्निक को सीखना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो टेक्निक थी ये सबसे ज़्यादा एक ट्रू गॉड के लिए सूटेबल थी, और जो ट्रू गॉड से ज़्यादा हायर लेवल के लोग हैं वो उन लोगों के लिए जो लीनियर एलिमेंट टेक्निक है ये सीखना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। इसलिए काफ़ी सारे टैलेंट्स ने इसको ट्राई किया और अपने जो वर्ल्ड ऑफ जिन या फिर उनके जितने भी जो गोल्डी किंग है उन लोगों के खुद के जो मिनिएचर यूनिवर्सेस है उनके अंदर के जितने भी उनके पावरफुल जनरेशन्स है और टैलेंटेड लोग हैं उन लोगों को ये लीनियर एलिमेंट टेक्निक सिखाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इन सारी चीज़ों को मास्टर नहीं कर पाया, सब लोग फेल हो गए। लेकिन चलिए ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भी लू फैंग को समझ तो आ रही थी चीज़ें, लेकिन क्लियर कुछ भी नहीं हो रहा था। वो अपने टीचर से पूछता है कि टीचर एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। तभी जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और कहता है मैं सबसे पहले तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ, जिसके बाद तुम्हें सारी की सारी चीज़ें समझने आने लग जाएगी। लू फैंग काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनता है। सिटिंग माउंटेन गेस्ट लू फैंग से कहता है कि जो यूनिवर्स ओशन है इसके एंड के अंदर जो जगह है उस जगह को लैंड ऑफ ओरिजिन कहा जाता है, और उसी जगह को सो कॉल्ड एशियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। जो तुम लोग कहते हो जो एशियन सिविलाइजेशन है उसी को लैंड ऑफ ओरिजिन कहा जाता है, और ये एंड ऑफ यूनिवर्स ओशन के अंदर है। और मैं भी लैंड ऑफ ओरिजिन की एक ट्राइब के अंदर पला बड़ा था, और उसके बाद एक वहाँ पे क्लैन था जिसके अंदर वैल्यूएबल्स बनाए जाते थे, और मैं उसी क्लैन के अंदर भर्ती हो गया, जिसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया वैल्यूएबल वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद मेरी एक स्कूलमेट थी जिसके साथ मैं प्यार में पड़ गया, और फिर बाद में मैंने फ्यूचर के अंदर उसके साथ शादी कर ली, जिसके बाद मैं एक पीयरलेस टैलेंट था, और क्योंकि मेरी काफ़ी अच्छी खासी स्किल थी वैल्यूएबल मेकिंग के अंदर, मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बड़ा और फाइनली मैं गोल्ड किंग ऑफ जिन लेवल के ऊपर बन गया। जिसके बाद मैं अपनी जो लविंग वाइफ और अपनी बाकी सारी जितने भी लविंग ऑफिशियल्स थे उन सब लोगों के साथ अपनी गोल्ड किंग ऑफ जिन कंट्री के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से रहता था। इवन मैं वन ऑफ द टॉप मोस्ट एग्जिस्टेंस था उस टाइम का। सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही थी, ज़िंदगी में कोई दुख दर्द पीड़ा ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कोई भी चीज़ ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती, एकदम से उनके जो हवा होता है वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है और एकदम से वो धीरे धीरे करके गुस्से में आने लग जाता है। वो कहता है कि कुछ टाइम के बाद जो शी कंट्री है अचानक उन्होंने एक दिन मेरे जिन कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया, उन्होंने मेरे वाइफ को मार दिया, उन्होंने मेरे सारे करीबी दोस्तों को मार दिया, मेरे भाइयों को मार दिया, उन्होंने मेरी जिन कंट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद मैंने जितना भी कुछ बनाया था, जितना भी मेरे पास जो भी था, वो सारी की सारी चीज़ें शी कंट्री ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी। इस वक्त जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्ला रहे थे। इवन इस वक्त लू फैंग उनके सामने बैठा था जो कि उनका डिसाइपल था, लेकिन स्टिल वो अब इसके बाद भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और डेफिनेटली जो लू फैंग था जब वो इन सारी चीज़ों को सुनता है तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि लू फैंग समझ चुका था जिस तरीके से लू फैंग था वो सेक्टर 20 क्राइसिस के टाइम में बस अपनी फैमिली, अपने क्लोज वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना ज़्यादा सीरियस हो चुका था, और इतने ज़्यादा सीरियसनेस के साथ उसने सेक्टर 20 इश्यूज़ को सुलझाया। तो वो सोच नहीं सकता था कि सिटिंग माउंटेन गेस्ट के आंखों के सामने जब उसके सारे के सारे क्लोज रिलेटिव्स, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उन सब लोगों को मार दिया होगा तो उनको कैसा लगा होगा। सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहता है कि एक गोल्डी किंग लेवल के वॉरियर को मारना डेफिनेटली इतना कोई आसान बात नहीं होता। और इसके बाद वो सब के सब लोग वो मेरे को मारने के लिए दौड़े। वो तीनों के जो कंट्री मास्टर थे उन्होंने मुझे हंट किया, लेकिन जैसे तैसे करके मैं वहाँ से भाग निकला और मैं यूनिवर्स ओशन के अंदर आ गया। जब मैं यूनिवर्स ओशन के अंदर एंटर किया उसके बाद मैं कभी भी वापस नहीं गया, बल्कि मैं यूनिवर्स ओशन के अंदर और ज़्यादा डीप के अंदर जाता गया ताकि एट द एंड मैं एक सेक्टर 20 को एनस्लेव कर सकूँ। जब लू फैंग ये चीज़ सुनता है कि एक सेक्टर 20 को एनस्लेव कर सकूँ तो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो लू फैंग था वो उसने ऑलरेडी एक सेक्टर 20 को एनस्लेव कर लिया था, और उसने जिस सेक्टर 20 को एनस्लेव किया था वो कोई नॉर्मल सेक्टर 20 नहीं बल्कि किंग ऑफ द सेक्टर 20 था। तभी सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहते हैं कि हाँ तुमने सही सुना, सेक्टर 20 जो सेक्टर 20 थे वो इवन लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर भी वन ऑफ द पैनिकल एग्जिस्टेंस थे। वो डेफिनेटली एक कैटास्ट्रॉफी थे, मतलब उन्हें क़यामत कहा जाता था। इवन काफ़ी सारे पावरफुल किंगडम के अंदर, लैंड ऑफ डार्कनेस के अंदर, जैसे कि टियानमू कंट्री और ऐसी काफ़ी सारी जो कंट्रीज है जो कि इवन शी कंट्री से भी ज़्यादा पुरानी है, उनके अंदर एक पर्सन था जिसका नाम पर्पल वुड गोल्डी किंग था।
और वो जो बंदा था उसने काफ़ी सारे जो अलग अलग कंट्रीज़ थी उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, बिकॉज उसने एक दिन वो यूनिवर्सिटी के अंदर गया था, जिसके बाद उसने एक सेक्टर बीस्ट को अपना गुलाम बना लिया। और जब वो वापस से लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर पहुंचा, उसका जो सेक्टर बीस्ट है वो अपनी पैनिकल लेवल के ऊपर आ गया, जिसके बाद एक पैनिकल लेवल का एक फुली मैच्योर सेक्टर बीस्ट डेफिनेटली एक नाइटमेयर है। एक फुली मैच्योर सेक्टर बीस्ट को कंट्रोल करना इतना कोई आसान काम नहीं होता, बट इस नामुमकिन काम को ये जो पर्पल वुड गोल्डी किंग था इसने पूरा कर दिया था, क्योंकि इसने फाइनली एक सेक्टर बीस को एनस्लेव कर लिया था जो कि अपनी पैनिकल स्टेट तक आ चुका था। जिसके बाद उसके जितने भी दुश्मन थे वो सारे के सारे मारे गए। और एज़ फॉर जितनी भी अदर कंट्रीज़ जो बची थी वो लकी थी कि जो पर्पल वुड गोल्डी किंग था उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, तो उसने उन लोगों को छोड़ दिया। और उसके अलावा बाकी की जो कंट्रीज़ थी वो उसके साथ कभी भी बहस करने की भी कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि एक बंदा जिसके पास एक पैनिकल लेवल का सेक्टर बीस्ट है उसके साथ कौन निपटना चाहेगा। उसके बाद वो कहता है कि उस किंग ऑफ सेक्टर बीस्ट के साथ जो टियानमू कंट्री थी उसने लिटरली एक काफ़ी बड़ी ग्रोथ हासिल की, जिसके काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के बाद ये जो कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस हुए एक गार्डिंग सेक्टर बीस्ट के साथ। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि वो जो गार्डिंग सेक्टर बीस्ट है वो गायब हो गया, और साथ ही साथ वो जो कंट्री है वो भी पूरी तरीके से गायब हो गई, और ये बस एक हिस्ट्री बन के रह गई। जो लू फैंग होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, वो कहता है लेकिन मैंने तो थोड़ी बहुत रिसर्च की थी, मैंने वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर सेक्टर बीस्ट के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसके बाद जैसे ही स्टिंग माउंटेन के इन सारी चीज़ों को सुनते हैं तो वो जोर से हंसते हैं और फिर कहते हैं जो मोस्ट पावरफुल बीइंग है मेरे वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर वो एक इटर्नल ट्रू गॉड है, और उसके अलावा जितने भी आर्मी रिसोर्सेज वगैरह ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें तो मैंने ऐसी उन लोगों के बीच में फुकट में बांट के रखी है। और जो पर्पल वुड गोल्डी किंग था वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन था, तो इतने बड़े बंदे के बारे में उन लोगों को कैसे पता हो सकता है। जिसके बाद सिटिंग माउंटेन गेस कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि एक पावरफुल सेक्टर बीस को एनस्लेव किया जाए, इसलिए मैं एक ऐसा सेक्टर बीस सुन रहा था जो कि अभी तक पूरी तरीके से मैच्योर ना हुआ हो, जिसको ढूंढने के लिए मैं यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डीप के अंदर गया, बहुत ज़्यादा डीप के अंदर गया। इवन काफ़ी सारे जो कंट्री मास्टर्स होता है वो इन सारे कामों के अंदर लग गए थे, वो सारे भी मेरे तरह सेक्टर बीस को एनस्लेव कर रहे थे। लेकिन जब मैं अगर किसी सेक्टर बीस को एनस्लेव नहीं कर पाया तो घंटा वो लोग एनस्लेव कर पाते। तुमको बता दूं कि जो तुम्हारी लास्ट जनरेशन है डुआंगोंग रिवर की, उन्होंने भी एक सेक्टर बीच को एनस्लेव करने की कोशिश की थी, और इवन उन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आर्मी थी। और तुमको वो यूनिवर्स बोट याद होगी, वो सारी की सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों का इतना ज़्यादा बुरा हाल कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों के पीछे सेक्टर बीट्स का हाथ है। एंड क्योंकि उन सब लोगों के पास एक ही लाइफ थी तो वो सेक्टर बीस को एनस्लेव तो नहीं कर पाया, इवन वो उन सारी चीज़ों के अंदर मारे गए, और उसके बाद वो दोबारा से रिकॉग्नेट भी नहीं हुए। इसके बाद सिटिंग माउंटेन गेस कहता है इसलिए मैंने कुछ टाइम के लिए इस थॉट को ड्रॉप कर लिया, और फिर मैं यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ा सा और घूमा, जिसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो कितना ही ज़्यादा डेंजरस है। जब लू फेंग इस चीज़ को सुनता है वो थोड़ा सा शॉक होता है, वो कहता है डेंजरस। जैसे ही लू फेंग ने इस डेंजर वर्ड को सुना था, धीरे धीरे करके उसके दिमाग के अंदर काफ़ी सारे थॉट्स आ रहे थे। उसे याद आ रहा था कि जो यूनिवर्स बोर्ड थी उसके ऊपर काफ़ी सारी जगहों पे काफ़ी सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, कुछ नोट्स लिखे थे कि हमने यहाँ पे आके गलती कर दी, ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, हम लोग गलत रास्ते के ऊपर चले गए थे और अभी हम लोग रिग्रेट कर रहे हैं, हम काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट सिचुएशन के अंदर है। मे बी ये सारी जो चीज़ें हैं वो उन्हीं लोगों ने लिखी होगी जो कि वहाँ पे मरे थे। माउंटेन गेस कहता है कि जो सुप्रीम लॉज है वो हमें यूनिवर्सिटी के अंदर खुलेआम नंगा घूमने की परवानगी नहीं देते, और इसने ओरिजिनल माइंड को पावर दे के रखी है, और जो ओरिजिनल माइंड है वो हमेशा से हम लोगों के ऊपर नज़र रखता है, और हम लोगों का मतलब है वो मेरे ऊपर नज़र रखता है, क्योंकि इस टाइम ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर बस मैं ही हूँ, और ये जो ओरिजिनल माइंड है इसलिए इसकी और मेरी कभी भी नहीं बनती। हम दोनों के बीच में एक अलग सी दुश्मनी है। जो ओरिजिनल माइंड है उसे हमेशा से डर रखता है कि मैं कहीं उसकी ओरिजिनल माइंड के ऊपर पूरी तरीके से अपना कब्जा ना कर लूँ। ऐसे तो अगर देखा जाए जो ओरिजिनल माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, वो एक नंबर के बुद्धू और उल्ली की पट्टी है। लेकिन बस दिक्कत इतनी है ना कि सुप्रीम लॉज की मदद से उसके पास एक अलग ही लेवल की पावर्स आ जाती है, जिसकी मदद से इवन हम लोगों को भी उससे डरना पड़ता है। एंड यही सबसे बड़ा रीज़न था कि इवन में इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी अगर मैं ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर डायरेक्टली घुस जाता तो मैं डेफिनेटली मर जाता। इसलिए मैंने प्लान बी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सबसे पहले अपनी एक वर्चुअल कॉन्शियसनेस बनाई जिसको मैंने वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर छोड़ दिया, जिसके बाद मैंने लीनियर एलिमेंट टेक्निक को भी अपने पीछे छोड़ दिया, इस होप के अंदर कि कोई ना कोई मेरा डिसेंडेंट होगा जो कि वर्ल्ड ऑफ
जिनके अंदर ब्रेड होगा और वो इतना पावरफुल होगा कि वो जैसे तैसे करके इस टेक्निक को मास्टर कर सके। जिसके बाद मैंने एक वैल्यूएबल को बनाना स्टार्ट किया जो कि स्टार टावर था। लेकिन जब मैं स्टार टावर को बना रहा था तो कुछ तो भी एक अलग सा सीन हो गया था, और जो अलग सा सीन था ये पता नहीं क्या हुआ था। एक ट्रेस ऑफ गोल्डन लाइट थी जो कि अचानक से आके स्टार टावर के साथ मर्ज हो गई थी, जिसके कारण जो स्टार टावर था उसके अंदर एक अंदरूनी शक्ति आ गई और वो एक गोल्डी किंग लेवल का वेपन बन गया। जो स्टार टावर है उसके अंदर कुल मिला के इस वक्त 9 टावर्स है, और जितने भी 9 टावर्स है हर एक टावर के अंदर 3 लेवल्स है। और अगर तुम इन 3 लेवल्स को देखो तो ऐसे देखोगे तो कुल मिला के उसके अंदर 27 लेवल्स ऑफ टेक्निक्स है। स्टार टावर को बनाने के बाद मैं अपने डिसाइपल की खोज के अंदर ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर डीप के अंदर चला गया। मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा लेकिन मेरे को कोई भी सूटेबल डिसाइपल नहीं मिला। जिसके बाद मुझे पता चला कि जो मेरा स्टार टावर है वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, और इसे अगर मैं अपने किसी डिसाइपल को दूँ तो ये कोई इतनी आसान बात नहीं होगी। इसी के बाद जो हमारे सिटिंग माउंटेन गेस्ट थे वो लू फेंग को कुछ गाइडेंस देते। वो कहते हैं कि रही बात स्टार टावर की, तो वो मैंने अपने डिसाइपल के लिए बनाया था, और जो फर्स्ट और सेकंड लेवल है स्टार टावर के तुम उसे तब यूज़ कर सकते हो जब तुम ऑलरेडी एक ट्रू गॉड हो, यानी कि यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर। तुम थर्ड और फोर्थ लेवल के इंग्रेडिएंट को तब यूटिलाइज कर सकते हो जब तुम एक ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल के ऊपर हो, और तुम सिक्स्थ और सेवन्थ इन सारे इंग्रेडिएंट्स को तब यूज़ कर सकते हो जब तुम इटर्नल ट्रू गॉड हो। एंड एट द एंड जो 8 लेवल है वो होली लेवल के लोगों के लिए, और 9th लेवल गोल्डी किंग लेवल के वॉरियर्स के लिए। इसके बाद सेटिंग माउंटेन के स्माइल करते हैं और कहता है सर्टनली। उसके बाद जब मैंने स्टार टावर को बना लिया उसके बाद मैंने अपनी जितने भी वैल्यूएबल्स है वो मैंने जिन एम्पर पैलेस के अंदर रख लिए। और मैं तुम्हें बता दूं कि जिन एम्पर पैलेस मेरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल है जो कि एक गोल्ड किंग वेपन है। जिसके बाद मैं जिन एम्पर पैलेस के अंदर डीप के अंदर गया, और मैं जब और ज़्यादा डीप के अंदर नहीं जा पाया तो फाइनली मैंने एक स्मॉल सी पीस ऑफ मेरी जो लाइफ इम्प्रिंट है उसे जिन एम्पर पैलेस के अंदर ही छोड़ दिया। एंड ये जो जिन एम्पर पैलेस है इसके अंदर मेरी एक लाइफ इम्प्रिंट है जो कि लगातार रिकॉग्निशन परफॉर्म करती रहती है। जिसके बाद ये जो मेरा जिन एम्पर पैलेस है ये पूरी तरीके से पूरी के पूरे यूनिवर्स के अंदर इधर से उधर उड़ना स्टार्ट कर दिया। और वो जो चीज़ है जो कि अभी अभी तुम्हारे वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर आई थी, सॉरी जो वर्ल्ड ऑफ जिन है जो कि आया था वो एक्चुअल में मेरा जिन एम्पर पैलेस ही है। जिन एम्पर पैलेस है इसको पपेट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जो कि एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। तो डेफिनेटली जो सुप्रीम लॉज है उनको घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ सकती, क्योंकि वो बस लाइफ जिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर लाइफ है वो उन्हीं के ऊपर ही अपने अधिकार जता सकती है। मैं वापस से ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर अराइव हो गया, जिसके बाद मेरी जो लाइफ इम्प्रिंट है उसके ऊपर ओरिजिनल यूनिवर्स का एक थप्पा लग गया। जिसके बाद मैं ओरिजिनल यूनिवर्स का एक स्पेशल लाइफ फॉर्म बन गया और मेरा नाम सिटिंग माउंटेन गेस्ट पड़ा। लू फेंग को अभी अभी थोड़ा थोड़ा कुछ समझ आने लग गया था कि जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है उन्हें भी सुप्रीम लॉज के द्वारा परमिट किया गया था, और उन्हें रिकॉग्निशन लेना मतलब उन्हें ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर अपना जन्म लेना पड़ा। बट ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर जन्म लेने के बाद भी जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट थे उन्होंने कभी भी अपनी मेमोरीज को नहीं खोया, जिसकी वजह से वो अपनी सारी की सारी पुरानी स्किल्स वगैरह और अपनी पावर्स को याद रख पा रहे थे। भले उनकी जो पावर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, वो बस एक ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल तक रह गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनको अपनी सारी की सारी मेमोरीज याद थी। जिसके वजह से जो ओरिजिनल यूनिवर्स की विल पावर है वो हमेशा एक डर के अंदर रहती थी, वो हमेशा वो सिटिंग माउंटेन गेस्ट को रिस्ट्रिक्ट करके रखती थी। और अगर मैंने डेफिनेटली कभी किसी भी दिन कोई भी सुप्रीम लॉज को रिस्ट्रिक्ट किया या फिर कुछ उंगली करने की कोशिश की तो जो ओरिजिनल माइंड है वो तुरंत मुझे पूरी तरीके से मारने की कैपेसिटी रखती है। और रही बात सुप्रीम लॉज की, तो मैं सुप्रीम लॉज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, इसलिए मैंने कभी भी सुप्रीम लॉज के साथ फाइट करने की कभी कोई कोशिश नहीं की। अभी लू फेंग को समझ आ रहा था कि क्यों जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट थे आज तक उन्होंने कभी भी किसी के साथ रियल के अंदर फाइट नहीं की। इंस्टेड वो अपनी कुछ स्पेशल स्किल्स और बाकी सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते थे किसी के भी साथ फाइट करने के लिए। माउंटेन गेस्ट कहता है कि जो ओरिजिनल यूनिवर्स है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और इसकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है। इसके अलावा जब मेरे को ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसा लाइफ फॉर्म नहीं मिला जो कि किसी सूटेबल इन्वायरमेंट के अंदर बॉर्न हुआ हो या फिर वो मेरे लिए एक सूटेबल डिसाइपल बन सके, तो फाइनली मैंने सोच लिया कि मैं अपने डिसाइपल को खुद बनाऊंगा। मैं ऐसे रेस को कल्टीवेट करना चाहता था जो कि अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो। जिसके बाद मैंने एक टॉप टायर लेवल की एक टैलेंटेड रेस क्रिएट की जो कि 3rd लेवल गोल्डी पावर पाथ को और एंडलेस गोल्डी बॉडी रखती थी। और ये जो रेस थी ये फ्लेम गॉड रेस थी, और फ्लेम गॉड रेस से तुम्हारा भाई फ्लेम एम्परर आया था जो कि मेरा फर्स्ट डिसाइपल बनने वाला था।
बट मैं गलत था। जो फ्लेम एम्पर रेस है वो भले ही इसकी इंडीड काफ़ी ज़्यादा ग्रेट बॉडी और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे, लेकिन स्टिल इन लोगों का जो कॉम्प्रहेंशन था वो काफ़ी ज़्यादा मेडियोकर था। और इसके अलावा जो फ्लेम एम्पर था वो काफ़ी ज़्यादा स्टबॉर्न था, मतलब काफ़ी ज़्यादा जिद्दी किस्म का और काफ़ी ज़्यादा घमंडी टाइप का इंसान था। इवन एक पियरलेस टैलेंट होने के बाद भी जो फ्लेम गॉड रेस है वो एट द एंड कहीं भी नहीं जा पाई। इवन अगर तुम फ्लेम गॉड रेस को कंपेयर करते हो तुम्हारे अर्थ के होंग से, तो इवन वो तुम्हारे अर्थ के होंग से भी कम टैलेंटेड है। लेट अलोन न्यू अगर वो तुम्हारे साथ कंपेयर किया जाए तो वो कहीं पे भी स्टैंड भी नहीं करते। तो इसलिए उसके बाद मैंने फ्लेम एम्पर के ऊपर गिव अप कर दिया और इसके बाद मैं वापस से एक नए लोगों के ऊपर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं एक ऐसी बॉडी को, एक ऐसे बीइंग को क्रिएट करना चाहता था जिसके पास एक एंडलेस गोल्डी बॉडी तो हुई हो, लेकिन साथ ही साथ उसके पास काफ़ी ज़्यादा रियल टैलेंट हो और उसकी जो सोल हो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। और इसी के साथ साथ मैं ये भी चाहता था कि जो मेरा डिसाइपल है वो लीनियर एलिमेंट टेक्निक को सीखे। तो डेफिनेटली मुझे जो भी रेस मैं क्रिएट करूँ या फिर जो भी डिसाइपल मैं बना रहा हूँ उस डिसाइपल की जो सोल है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए। और इसी तरीके से फाइनली और काफ़ी सारी रेसेस क्रिएट हुई, लेकिन फाइनली अर्थलिंग्स बने। मैंने अर्थलिंग्स को बनाया। एट द एंड ये सारी जो अर्थलिंग्स थे इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। ये लोग स्टार टावर को इनहेरिटेड नहीं कर पा रहे थे। तो लीनियर एलिमेंट टेक्निक जैसी इतनी पावरफुल टेक्निक को प्रैक्टिस करना इवन एक मजाक था, क्योंकि गाइस स्टार टावर से भी ज़्यादा मुश्किल है लीनियर एलिमेंट टेक्निक को प्रैक्टिस करना। और फाइनली काफ़ी ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त के बाद एक पर्सन मुझे मिल गया जिसने स्टार टावर को इनहेरिटेड कर दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी बॉडीज़ के अंदर काफ़ी सारी कुछ वीकनेस है और तुम्हारी बॉडीज़ की कुछ वीकनेस को कंप्लीट करने के लिए मैंने 9 वॉल्यूम मैनुअल को बनाया, जिसके थ्रू तुम्हारा जो लाइफ जीन लेवल है वो 10,081 टाइम्स तक बढ़ सके। लेकिन उससे ज़्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। मैं तुम्हारी जो लाइफ जीन लेवल है वो बस 10,081 टाइम्स तक ही बढ़ा सकता था। इसके बाद सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड होती थी। एंड मैं हमेशा सोचता था कि शायद से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएगी गोल्डी बॉडी पाथ के ऊपर चलने के लिए, लेकिन फॉर्चुनेटली तुम्हें एट द एंड रिमोट ओशन बॉडी मिल गई, जिसके बाद तुम्हारे पास इनहेरिटेड टेक्निक क्रिएशन आई और तुमने काफ़ी सारे ब्रेक थ्रूज किए। अभी लू फेंग को धीरे धीरे करके काफ़ी सारी चीज़ें समझने आने लग गई थी। लू फेंग को समझ रहा था कि एक्चुअल में उसके टीचर ने उसको किस तरीके से बनाया। लू फेंग सिटिंग माउंटेन कैसे पूछता है कि टीचर, जब आपको सेक्टर 20 को अगर एनस्लेव करना था तो जब हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे बीच में, तो आप तब उनके करीब क्यों नहीं गए? आपने तब उनको एनस्लेव क्यों नहीं किया? क्या आप इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो कि आप उन्हें एनस्लेव कर सकते हो, या फिर आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है? सेटिंग माउंटेन गैस कहते हैं कि फ़िलहाल तो मैं हर जगह से मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर। जो ओरिजिनल माइंड है वो मुझे अपने सबसे बड़े एनिमी की तरह सोचता है, और यही कारण है कि जो मेरी बॉडी है वो मैंने एक साधारण ट्रू गॉड की तरह कल्टीवेट की है, जिसकी वजह से जो मेरा फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। अगर कोई सेक्टर 20 मेरे सामने आके गिड़गिड़ाता भी है कि मुझे एनस्लेव कर लो, मुझे अपने कब्जे में कर लो, मुझे बंदी बना लो, उसके बाद भी मैं उसे एनस्लेव नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास उतनी ज़्यादा पावर्स नहीं है और ना ही मेरी ये बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अगर मैं गोल्ड किंग लेवल के ऊपर डेफिनेटली ये सारी चीज़ें करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होता। तभी जो लू फेंग होता है वो कहता है कि मास्टर, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो ओरिजिनल माइंड है वो सेक्टर 20 की तरफ कुछ ज़्यादा ही उसकी साइड लेती है और उनकी तरफ वो थोड़ी सी ज़्यादा हॉस्टाइल है, क्योंकि अगर उसे सच्चे में सेक्टर 20 से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता तो वो शायद से आपको उन्हें मारने की परवानगी दे देती। तभी जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट होता है वो कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस दिक्कत ये है ना कि कंपेयर टू सेक्टर 20 जो ओरिजिनल माइंड है, जो ओरिजिनल यूनिवर्स है, उसे मेरे से ज़्यादा खतरा है और वो सोचती है कि मैं उसकी जो सोल है उसके ऊपर सोल ट्रांसफ़र कर लूँगा, यानी कि मैं उसके दिमाग के ऊपर अपना कब्जा कर लूँगा। लेकिन मैं ऐसी कोई चीज़ करने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? और इस वक्त जो मेरा फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। इवन मैं लॉ पाथ को भी फॉलो करता हूँ ट्रू गॉड बनने के लिए, और मैं अपना ब्रेक थ्रू करते हुए वापस भी यहाँ पे आता हूँ, उसके बाद भी मेरा कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब एक तरीके से अगर मेरे पास उतनी पावर रहती भी है कि मैं ओरिजिनल माइंड के ऊपर अपना सोल ट्रांसफ़र कर सकूँ, तो ये चीज़ मेरे किसी काम की नहीं रीज़न था कि मैंने अपने मिनिएचर यूनिवर्स को भी दाव पे लगा दिया था जब तुम्हारे मिनिएचर यूनिवर्स की बारी आई बचाने की, क्योंकि इवन मेरा मिनिएचर यूनिवर्स डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, उसके बाद भी मैं इनकार्नेशन पोर्टल के थ्रू जिन एम्पर पैलेस के अंदर जा सकता हूँ, और जिन एम्पर पैलेस और स्टार टावर ये दोनों की दोनों चीज़ें मेरी सोल्स को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती है। तो कुल मिला के लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर वापस से लौटने के बाद मैं उतना ही पावरफुल बन जाऊँगा। मुझे इन लोगों को छोटी सी बात समझनी है, उन लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ
कि गाइस जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वो सोल ट्रांसफ़र इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर वो लू फैंग के लेवल के ऊपर होते और फिर वो सोल ट्रांसफ़र वगैरह ये सारी चीज़ें करते तो डेफिनेटली उन्हें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिलता। और ये सारी चीज़ें जो होती है वो ज़्यादातर होली लेवल के बंदे करते हैं, मतलब जो इटर्नल ट्रू गॉड होते हैं वो करते हैं, जिसके बाद वो होली लेवल के ऊपर जाते हैं क्योंकि होली लेवल के ऊपर जाने के लिए उन्हें यूनिवर्स की काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ को क्रैक करना होता है। लेकिन जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वो ऑलरेडी गोल्ड किंग लेवल के ऊपर है, तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद या फिर सोल ट्रांसफर वगैरह ये सारी चीज़ें उनके फिर भी किसी काम की नहीं है। जिसके बाद जो लू फैंग होता है वो लू फैंग कहता है कि ये जो लैंड ऑफ ओरिजिन है क्या ये एंड है रिकॉग्निशन पोर्टल का। जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट होता है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और फिर वो कहता है रुको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअल में ये जो लैंड ऑफ ओरिजिन है ये ओरिजिन है सारे के सारे डायमेंशन एंड स्पेस का, और इसलिए इसे लैंड ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। जब लू फैंग डायमेंशंस के बारे में सुनता है तो वो थोड़ा सा शॉक होता है, जिसके बाद जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट होता है वो लू फैंग को बताता है कि तुम जो हो वो एक अलग डायमेंशन के अंदर रह रहे हो, और कुल मिला के इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर कल मिला के 3000 से भी ज़्यादा डायमेंशन है या फिर 3000 से भी ज़्यादा यूनिवर्स ओशंस है। और जो 3000 से भी ज़्यादा यूनिवर्स ओशंस है इन सारी यूनिवर्स ओशन के अंदर जो टैलेंटेड बीइंग होता है जो पैदा होता है वो इस इंकाग्नेशन पोर्टल के अंदर आते हैं। जिसके बाद जब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और इंकाग्नेट वगैरह कर लेते हैं उसके बाद वो लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर जा पाते हैं। जैसे कि तुम जानते हो कि हर चीज़ों का ड्रॉबैक होता है, इसलिए ये जो इंकाग्नेशन पोर्टल है इस जगह तक बस जो पावरफुल सोल्स होती है वही पहुंच पाती है, जिसके बाद वो लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर चली जाती है। और जितनी भी वीक सोल्स होती है वो डेफिनेटली इनहेरिटेड हो जाती है या फिर वक्त के साथ वो ख़त्म हो ही जाती है कभी ना कभी, और उनकी जितनी भी प्रीवियस मेमोरीज होती है वो भी पूरी तरीके से रिमूव हो जाती है। 3000 डायमेंशंस है, इन सारे 3000 डायमेंशन से जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग होता है वही लोग इस टाइम इंकाग्नेशन पोर्टल के अंदर आते हैं। और जब वो इंकाग्नेशन पोर्टल के अंदर आते हैं और अगर उनकी सोल वीक रही तो वो जगह पे इनहेरिटेड हो जाएंगे, लेकिन अगर वो स्ट्रांग रहता है तो वो फाइनली लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर जाता है। और लैंड ऑफ ओरिजिन में जाने के बाद भी इनका सफ़र ख़त्म नहीं होता, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं। और वहाँ पे तो उन लोगों के कुछ इनहेबिटेड कॉमन ट्राइब्स भी रहते हैं, और जो ट्राइब्स के लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये बाहर के लोगों से थोड़ी सी नफरत करते हैं। सो इन लोगों से निपटना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ये सारी चीज़ें कहने के बाद जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट होता है वो लू फैंग से पूछता है तुम्हें पता है कि पर्पल मून होली लैंड हमेशा तुम्हें मारने के पीछे क्यों पड़ा रहता है? बिकॉज तुम ह्यूमंस जो वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे इनहेरिटेंस आ चुके हैं एशियन सिविलाइजेशन के, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर जितने भी ट्रू गॉड्स है उनकी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ह्यूमन रेस पहले से और भी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है। इवन ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल के भी वॉरियर्स तुम्हारे उधर पैदा हो रहे हैं, जिसके कारण तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो तुम जल्दी जो ओरिजिनल यूनिवर्स है उसके ऊपर सोल ट्रांसफ़र कर लोगे। जब लू फैंग सोल ट्रांसफ़र सुनता है तो डेफिनेटली उसे वापस से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जिसके बाद वो कहता है कि एक्चुअल में लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर काफ़ी सारे पावरफुल लाइफ फॉर्म्स है और उन सब लोगों के पास काफ़ी सारी सीक्रेट इनहेरिटेंस भी है। जो लैंड ऑफ ओरिजिन है उसके अंदर काफ़ी सारे सीक्रेट इनहेरिटेंस है, और जितने भी 3000 यूनिवर्स ओशंस डायमेंशंस है इन सारे के अंदर जितने भी जो टैलेंट्स है जो कि बॉर्न हो रहा है वो किस तरीके से ट्रेन हो रहा है। क्या तुम्हें लगता है अगर वो नॉर्मल तरीके से ट्रेन होंगे तो इवन वो लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर जिंदा भी रह सकता है? तो एक बार जब वो पावरफुल बन जाते हैं उन्हें अपना सोल ट्रांसफ़र करना पड़ता है, मतलब उन्हें ओरिजिनल माइंड के ऊपर अपना सोल ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके बाद जो ओरिजिनल यूनिवर्स है उनके ऊपर उनका पूरा पूरा अधिकार हो जाता है। और एक बार अगर वो इन सारी चीज़ों में सक्सीड हो जाते हैं तो वो काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ को कॉम्प्रहेंड कर लेते हैं, और इन सारी मिस्ट्रीज़ को कॉम्प्रहेंड करने के बाद वो आराम से होली लेवल के ऊपर रीच कर सकते हैं, और इवन कोई पर्सन गोल्डी किंग लेवल के ऊपर भी जा सकता है। और मैंने सस्पेक्ट किया था कि जो पर्पल मून होली लैंड है वो कुछ अलग टाइप की पार्टिकल पावर्स को यूज़ कर रहा है, और साथ ही साथ उसने शायद से थोड़ी बहुत इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन भी रीड कर ली कहीं से कि किस तरीके से ओरिजिनल यूनिवर्स के ऊपर सोल ट्रांसफ़र किया जाता है। सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहता है कि जहाँ तक कि मुझे लगता है कि जो पर्पल मून होली लैंड और ईस्ट टेम्पो होली एंसेस्टर है वो तुम्हें फाइनल फाइट के दौरान इसलिए नहीं नजर आया क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं, वो ऑलरेडी लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर जा चुके हैं, और वो लोग बस वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो लोग होली लेवल को टच कर ले। एक बार वो होली लेवल के ऊपर आ जाता है वो जल्दी से अपना सोल ट्रांसफ़र कर लेंगे ओरिजिनल यूनिवर्स के ऊपर, लेकिन अभी उन्हें तुमसे डर है कि तुम जल्दी जल्दी पावरफुल ना बन जाओ। अगर तुम पावरफुल बन गए तो उनसे पहले तुम अपना सोल ट्रांसफ़र कर लोगे। डेफिनेटली एक होली लेवल के वॉरियर के लिए भी सोल ट्रांसफ़र करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, लेकिन ये सारे
हर इंसान के ऊपर थोड़ा थोड़ा डिपेंड करता है। और इसके अलावा अगर रही बात गोल्डी किंग लेवल के वॉरियर की, तो वो डेफिनेटली चाहे कितनी भी ज़्यादा मुश्किलें क्यों ना, उसके लिए सोल ट्रांसफ़र करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। और ऑलरेडी मैं गोल्ड किंग लेवल के ऊपर हूँ, और अगर मैं सोल ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता भी हूँ तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई दिक्कत आएगी। लेकिन स्टिल ये सारी चीज़ें करके मेरा कोई मतलब नहीं है। बट ये जो ओरिजिनल यूनिवर्स है, पता नहीं ये मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं करती, इसको हमेशा मेरे पे शक होता है, ये मेरे से काफ़ी ज़्यादा डरती है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि ये हमेशा मुझे टारगेट करती है। इवन मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं कि मैं इसके ऊपर अपना सोल ट्रांसफ़र कर सकूँ, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे से डरती है, क्योंकि मैं एक गोल्डी किंग जिन लेवल के ऊपर हूँ। जब इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता है तो उसे याद आता है कि जब वो मोही के साथ फाइट कर रहा था तो ऑलरेडी उसकी जो विल पावर थी वो होली लेवल के ऊपर पहुँच चुकी थी। पिछले 6 ट्रिलियन एरा के अंदर उसकी जो विल पावर थी वो और ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी थी। इसके अलावा जब उसने अपने विल पावर को ओरिजिनल यूनिवर्स के विल पावर के साथ मर्ज किया था और उसने टोटल डिस्ट्रक्शन को एक्सपीरियंस किया था, उसके बाद उसने और भी काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्रहेंड की, जिसके वजह से उसकी जो विल पावर है वो अगर इस वक्त देखा जाए तो वो ऑलरेडी टॉप टायर होली लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। और साथ ही साथ उसने लीनर एलिमेंट टेक्निक वगैरह इन सारी चीज़ों को भी परफॉर्म किया या फिर प्रैक्टिस किया, तो वो आराम से लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर जा सकता था। और इस वक्त वो ओरिजिनल यूनिवर्स के ऊपर अपना जो सोल ट्रांसफ़र है उस चीज़ को भी ट्राई कर सकता था। सिटिंग माउंटेन गेस कहता है कि अभी तुम्हें अपना सोल ट्रांसफ़र वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार तुम ट्रांसेंड इंकाग्नेशन कर लो, जिसके बाद जब तुम्हारी जो बॉडी है वो लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर पहुंच जाएगी, उसके बाद तुम अपनी गोल्डी पावर अवतार की मदद से ये जो लैंड ऑफ ओरिजिन है इसके ऊपर तुम सोल ट्रांसफ़र की प्रैक्टिस कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो लैंड ऑफ ओरिजिन है अगर तुम फेल भी हो गए तो तुम्हारा गोल्डी पावर अवतार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन तुम वापस से एक नया गोल्डी पावर अवतार बना सकते हो। और क्योंकि तुम लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर रहोगे तो इवन जो सुप्रीम लॉज है वो भी तुम्हारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। इस तरीके से तुम आराम से ओरिजिनल माइंड की सोल को रॉब कर सकते हो। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो इनसे पूछता है कि जो टीचर ओरिजिन थे उन्हें क्यों सप्रेस कर दिया गया था। तभी सिटिंग माउंटेन के स्माइल करते हुए कहता है, लालच, उन्हें सोल ट्रांसफ़र करने की लालच। एक्चुअली तुम इससे पहले कि अपने सोल ट्रांसफ़र टेक्निक का इस्तेमाल करो ओरिजिनल यूनिवर्स के ऊपर, तुम्हारी जो ओरिजिनल बॉडी है वो लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर होनी चाहिए, तभी तुम इस सारी चीज़ों को कर सकते हो। लेकिन ये जो तुम्हारे टीचर ओरिजिन थे इनको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, जिसकी वजह से जब उन्होंने सोल ट्रांसफ़र करने की कोशिश की तो उनकी जो बॉडी थी, उनकी मेन बॉडी इस वक्त ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर ही थी। और जैसे ही ओरिजिनल यूनिवर्स को पता चला कि वो उनके ऊपर सोल ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा है, सुप्रीम लॉस की वजह से उन्हें हमेशा हमेशा के लिए उनकी बॉडी को पूरी तरीके से इंटरनल सप्रेशन के अंदर डाल दिया गया। अगर वो यही चीज़ तब करते जब वो ट्रांसेंड इंकाग्नेशन कर चुके होते और उनकी जो रियल बॉडी होती वो ऑलरेडी लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर होती, तो ये जो ओरिजिनल यूनिवर्स है या फिर जो सुप्रीम लॉज है वो चाह के भी उनका घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाते। जो टीचर ओरिजिन होता है वो लू फेंग को थोड़ा सा ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि इससे पहले कि अभी तुम लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर एंटर करो, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो लैंड ऑफ ओरिजिन है ये ओरिजिन है जहाँ पे जितनी भी डायमेंशन है पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर वो सारे के सारे यहाँ पे आके मिलते हैं। मतलब लगभग 3000 से भी ज़्यादा डायमेंशन के अंदर जो टैलेंटेड लोग होता है वो यहाँ पे आते हैं, वो इंडिजीनियस पीपल्स यानी कि वहाँ के जो लोकल्स है उनके साथ फाइट करते हैं बिगिनिंग के अंदर। और वो जो इंडिजीनियस पीपल है वो पागल है पूरी तरीके से, और वो अगर देखा जाए तो वो इतनी भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो कुल मिला के जो नए बाहर के जो 3000 अलग अलग डायमेंशन से लोग आते हैं डेफिनेटली ये उनसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं तो वो उनको धो डालते हैं। सो इसलिए जो इंडिजिनियस पीपल है इन लोगों ने अपने लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो विकराल जगह होती है या फिर जो सीक्रेट प्लेसेस होती है वहाँ पे उन्होंने अपना डेरा बसा के रखा है। इसके अलावा ये जो नए लोग आते हैं इन लोगों ने वहाँ की जितनी भी ज़मीन के ऊपर ऑलरेडी अपना कब्जा जमा के रखा है, और उन्हीं लोगों के अंदर मैं भी आता हूँ। मैंने भी अपनी कुछ छोटी मोटी ज़मीन वहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखी है। इसके अलावा तो मैं बता दूँ कि वो जो इंडिजिनियस पीपल है वो नॉर्मल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करते, वो कुछ सीक्रेट वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें देखा जाए तो वो एक्चुअल में देखा जाए तो वो कोई वेपन है ही नहीं, वो बस कुछ सीक्रेट मटीरियल्स होते हैं। जैसे कि तुम्हें वो ब्लैक वुड याद होगा, ये लोग वेपन्स वगैरह ये सारी चीज़ें बनाना नहीं जानते, सो इसलिए ये लोग कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि ब्लैक मैजिक जैसा ही कुछ आप समझ सकते हो। या फिर आप लोगों को ब्लैक वुड याद होगा जो कि थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अजीब था, जिसके अंदर गोल्डी पावर्स नहीं होती और एक अलग ही पावर होती है जो कि गोल्डी पावर को कंज्यूम करती है। इवन ये सेक्टर 20 की पावर से भी थोड़ी सी अलग होती है, तो उस तरीके के वेपन्स वो लोग वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम लॉज है वो तुम लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि सुप्रीम लॉज हमें कभी भी लैंड ऑफ ओरिजिन के बारे में ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर बात नहीं करने देते, और हम बस ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर लैंड ऑफ ओरिजिन को एक तरीके से एशियन सिविलाइजेशन का नाम दे सकते हैं।
लेकिन एशियन सिविलाइजेशन जिसको तुम समझते हो जो कि ऑलरेडी बहुत पहले पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे इनकॉग्निशन पोर्टल है और काफ़ी सारे पावरफुल वॉरियर्स है जो कि ब्रेड हो रहा है। एंड एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ कि जो तुम लोगों ने प्लान बनाया कि तुम टीचर ओरिजिन के साथ ट्रैवल करोगे और लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर जाओगे और इस पोर्टल के अंदर साथ में एंटर वगैरह करोगे, तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुम लैंड ऑफ ओरिजिन मतलब जब पोर्टल के अंदर एंटर करोगे तो उस पोर्टल के अंदर काफ़ी सारे इनकॉग्निशन पोर्टल है जिसके मदद से तुम और जो टीचर ओरिजिन है वो पूरे के पूरे लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर किसी भी जगह के ऊपर लैंड हो सकते हो या फिर प्रकट हो सकते हो। सो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें टीचर ओरिजिन मिल पाएंगे। सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहता है कि ऑलरेडी मैं काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इवन गोल्डी किंग लेवल के भी वॉरियर्स को वहाँ से भागने की ज़रूरत पड़ जाती है। इवन मुझे भी वहाँ से भागना पड़ा था। सो सबसे पहले तुम्हें वहाँ पे जाने के बाद शांत रहना है, केयरफुल रहना है और सबसे पहले वहाँ पे सरवाइव करना है। जिसके बाद जब तुम बाद में पावरफुल बनोगे उसके बाद तुम वो शी कंट्री के जितने भी वो 3 कंट्री मास्टर है उन लोगों से बदला लेने के बारे में सोचना। लेकिन उन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है जिंदा रहना। अगर तुम्हारे अंदर जान ही नहीं बचेगी तो तुम मेरा बदला क्या घंटा लोगे। टीचर ओरिजिन कहते हैं कि तुम्हारे लिए लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर एक नया एडवेंचर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वहाँ पे अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको तुम वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हारे काफ़ी सारे एनिमीज़ बनेंगे, उसके अलावा तुम्हें काफ़ी सारी सीक्रेट सीखने के लिए मिलेंगे। लेकिन आज के बाद मेरे डिसाइपल तुम्हें सारी की सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ेगी। तुम्हारी मैं कभी मदद नहीं कर पाऊँगा। अदरवाइज़ जो मेरे एनिमीज़ है वो मेरे सीक्रेट्स के बारे में जान जाएंगे, वो तुम्हारे बारे में भी जान जाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा खतरा हो सकता है। सो अब से बस तुम्हें अपने ऊपर डिपेंड होना होगा। और ये सारी चीज़ें कहने के बाद जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट की वो जो वर्चुअल कॉन्शियसनेस होती है वो एक कांच की तरह पूरी तरीके से टूट के बिखर जाती है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद जो लू फैंग होता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक शांत रहता है। उसके दिमाग के अंदर ये सारी बातें गूंज रही होती है जो कि उससे सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने की थी। कुछ टाइम तक शांत बैठने के बाद जो लू फैंग होता है उसका दिमाग वापस से दौड़ना शुरू करता है। जो लू फैंग होता है वो सबसे पहले डुआनोंग इनहेरिटेंस के काफ़ी सारे जो पुराने जो नॉवेल्स होते हैं, आप लोगों को याद होगा डुआनोंग रिवर के इनहेरिटेंस के अंदर काफ़ी सारे मेमोरी स्टोन्स है और काफ़ी सारे ऐसे मेमोरी स्टोन्स है जिनको लू फैंग एसेस नहीं कर सकता था। लेकिन अभी जब लू फैंग उन सारे स्टोन को रीड करने की कोशिश करते तो उसे पता चलता है कि अभी वो उन सारे के सारे इनहेरिटेंस को एसेस कर पा रहा था। वो उन सारे मेमोरी स्टोन के अंदर काफ़ी कुछ पढ़ता है लैंड ऑफ ओरिजिन के बारे में। और इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद लू फैंग को और भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ के बारे में पता चलती है, जैसे कि वहाँ की काफ़ी सारी स्कूल, वहाँ के सीक्रेट इनहेरिटेंस, ट्राइब्स, सिटीज़, माउंटेन्स और काफ़ी सारे पावरफुल लोग और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता चलता है। और इवन उसके अंदर कुछ पावरफुल कंट्री जिन्स के बारे में भी लिखा था जो कि गोल्डी किंग लेवल के ऊपर थे। कुछ इसी तरीके से टाइम बीतता रहता है और जो लू फैंग होता है वो इस वक्त ज़्यादा दूर नहीं रह गया था लैंड ऑफ ओरिजिन से। लू फैंग जो था वो इनकॉग्निशन पोर्टल से गुजर रहा था और ऑलरेडी उसे लगभग 1 महीने का टाइम हो चुका था। जो लू फैंग होता है वो सडनली सेंस करता है कि उसके सामने कुछ अलग से रिपल्स होती है। तभी जो मोरुशा होता है वो लू फैंग से कहता है कि मास्टर मैं फील कर सकता हूँ हमारे सामने कोई चीज़ आ रही है, कुछ तो बहुत बड़ा आ रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस है। वही लू फैंग भी आके अंदर मुंडी हिलाता है और जब वो आगे की तरफ देखता है तो उसको स्टार टावर के बाहर से देखने के लिए मिल सकता था एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और ब्राइट लाइट जो कि उसकी आंखों के अंदर चमक रही थी। एंड इसी के साथ फाइनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग होता है वो मन ही मन सोचता है, वो सोचता है कि वो हमेशा अपने लाइफ के अंदर इतना अच्छा इसलिए बन पाया क्योंकि उसकी फैमिली ने हमेशा उसका साथ दिया। इसके अलावा फ़ाइट करना उसके रगों के अंदर है, बिना फ़ाइट के वो ज़िंदा नहीं रह सकता। और आज जब उसके पास इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा मतलब एक रास्ता बचा हुआ है जिसके अंदर वो ज़िंदा भी रह सकता है, मर भी सकता है, तो डेफिनेटली लू फैंग को एडवेंचर्स वगैरह ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती थी। लेकिन बस अपनी फैमिली के चक्कर में और इन सारी चीज़ों के चक्कर में वो अपना पूरा का पूरा करियर दाव पे नहीं लगा सकता था। इसलिए फाइनली जो लू फैंग होता है वो इस एडवेंचर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। वो लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। उसे भी उन 3000+ डायमेंशन के लोगों से मिलना था जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा टैलेंटेड होता है। इसी के साथ लू फैंग की आंखों के अंदर एक चमक देखने के लिए मिलती है। लू फैंग उठ के खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, लैंड ऑफ ओरिजिन मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा टॉप के ऊपर जाना चाहता हूँ। मैं पूरी के पूरे यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन्स को देखना चाहता हूँ। और ऑल ऑफ सडन हम लोग को सडनली देखने के लिए मिलता है जो स्टार टावर होता है वो फाइनली एक जोर की ग्लोइंग लाइट के साथ मिस्टीरियसली पूरी तरीके से गायब हो जाता है। एंड इसी के साथ जो लू फैंग का एक और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और ब्रेथ टेकिंग एडवेंचर जो होता है वो लैंड ऑफ ओरिजिन के अंदर शुरू हो जाता है। एंड लू फैंग के एडवेंचर शुरू होने के साथ इस नोवेल की यहीं पे समाप्ति होती है।
इसके अलावा भी मैं आप लोगों से और भी काफ़ी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन ऑलरेडी ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया और मेरे वीडियो की मतलब मेरे मोबाइल के औकात के बाहर जा चुका है। ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा हैंग मार रहा है, तो मैं एक दूसरे वीडियो के अंदर बाकी की चीज़ों के बारे में बताऊँगा। एंड इसी के साथ नोवेल यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि नेक्स्ट हम लोगों को और क्या करना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। और रही बात स्वॉलो स्टार की सेकंड नोवेल की, थर्ड नोवेल की, जो कुछ भी है उन सारी चीज़ों के बारे में मैं एक और नया एपिसोड बनाऊंगा जो 10, 12, 15 मिनट का होगा। उसके अंदर मैं बाकी सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड हो सके तो मैं एक बार कोशिश करूंगा कि इन अगले 1-2 दिनों के अंदर मैं एक बार लाइव आके आप सभी लोगों की जितने भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड फिर तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो इससे पहले वापस से क्रैश हो जाए इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं।